मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं ईवा में आर्टिकल्स अप्लाई करने के लिए आया था। थ्रू तो नहीं हो सका था, लेकिन बाहर तक पहुंच गया था। वक्त वाला हाथ पार्टनर की रूम तक ले आए सर। चले, ये तो अच्छी बात है। आप आगे बात करेंगे तो बताऊंगा कि मैं तो इसके दरवाजे तक भी नहीं आया था आर्टिकल के लिए। नंबर का चेंज है तो ट्रीटमेंट तो वही है। तो मुझे एक दफा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम स्मॉल फर्म टू द बिग फर्म। यार एक बंदा हज करने आया है, तो रास्ते में जाते हुए उसकी जहाज में किसी से लड़ाई हो गई है, तो उसने हाथ छोड़ा, तो उसके साथ लड़के तो वो वापस आ गया। तो इसका मतलब उसने सही काम नहीं किया। एक बच्चा जो कि स्टेट अटेम्प्ट्स में कैफ पास करता है, अक्सर वो इंटरव्यू में बैठता है और वो उसको बिग फोर से ज्वाइनिंग कॉल नहीं आती, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। यानी हमने नंबर ऑफ केसेस विटनेस किए हैं जिसके अंदर एक पार्टनर पिट मरा है कि यार इस बच्चे को रख लो, और वो मेरिट पे नहीं आया तो नहीं रखा। टैक्स में थोड़े लोग होते हैं, कंसल्टिंग में थोड़े लोग होते हैं, और उनमें जो थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो उसकी गुड्डी जो होती है वो चढ़ी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीए के प्रोफेशन में बिग फोर का कॉन्सेप्ट हमेशा से आइडलाइज किया जाता है। जो बच्चा बी कैफ पास करता है उसका एम होता है कि मैं बिग फोर में जाऊं, और जो बिग फोर वाले होते हैं वो पार्टनर को आइडलाइज करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मेहमान हैं बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स ईवाई के सीनियर पार्टनर, और उससे बड़ा ये कि वो आई कैप के काउंसिल मेंबर भी, आई कैप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वी आर ब्लेस्ड टू हैव सर मोहम्मद अवैस विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन एंड फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो बहुत शुक्रिया आपका। सर आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड। मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं ईवा में आर्टिकल्स अप्लाई करने के लिए आया था। थ्रू तो नहीं हो सका था, लेकिन बाहर तक पहुंच गया था। वक्त वाला हाथ पार्टनर की रूम तक ले आए सर। चले, ये तो अच्छी बात है। आप आगे बात करेंगे तो बताऊंगा कि मैं तो इसके दरवाजे तक भी नहीं आया था आर्टिकल के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा सर, शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से। अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स, क्या आपकी फैमिली में कुछ चार्ट अकाउंटेंट थे जिन्होंने साथ साथ गाइड किया, या बस अल्लाह की मेहरबानी चलती रही? अली, ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है फ्रैंकली। जो मेरा सीए का स्टार्ट है, मैं यानी एक छोटे से टाउन है मुल्तान के करीब, कबीरवाला, वहाँ रहता था, और मेरी सारी एजुकेशन वहीं से है तकरीबन। टिल बीएससी मैंने खानेवाल से की है, वो भी एक स्मॉल टाउन है आप कह लें, वो एक है। और जब मैंने यानी ग्रेजुएशन एफएससी कर रहा था, तो जैसे हर एक का ख्वाब होता है, उस वक्त हमें सिर्फ नज़र आता था कि या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं था। तो मैंने पहले मैथ्स के साथ एफएससी की थी, तो मेरा नंबर बहुत थोड़े आए थे और मेरा एडमिशन नहीं हुआ इंजीनियरिंग में। तो मैंने एडिशनल बायो दी, और एडिशनल बायो ये सोच के दी कि मेरा फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने वहाँ अप्लाई किया फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और मेरा वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन नहीं हुआ। आज मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पे। और उस वक्त बल्कि मेरा एक दोस्त था, वो वहाँ पे स्पोर्ट्स कमेटी का इंचार्ज था, और उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें स्पोर्ट्स कोटे पे करवा दूँ। तो मैंने उसका कहा नहीं यार, मेरे मार्क्स ठीक है, मेरा मेरिट पे हो जाएगा। और उस साल बाई चांस मेरिट बढ़ गया और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं लेफ्ट ओवर हो गया। दैन बीएससी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी एफएससी के बाद, तो मैंने बीएससी की डबल मैथ फिज़िक्स के साथ, वो मैंने कर ली। अब जब डबल मैथ फिज़िक्स से एफएससी बीएससी कर ली, तो मेरी बहन मेरे से एक साल आगे थी, और वो मेरे से बहुत अच्छी थी, लायक थी पढ़ाई में, तो उसका एमएससी फिज़िक्स में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और मेरा नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं तो लेफ़्ट ओवर हो गया, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने करना क्या है। तो उस वक्त खैर दोस्तों से मशवरा किया तो पता चला कि यार ये कॉमर्स भी एक फील्ड है, और उसके अंदर एक आईसीएमए होता है और एक सीए होता है, और सीए बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू आईसीएमए, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक बात सुनी हमने, और हमने सोचा कि अच्छा यार अब शुरू करते हैं। तो मुल्तान से, वो मुल्तान मेरे होम टाउन के करीब था, तो वहाँ मैंने देखना शुरू किया कि यार क्या क्या ऑप्शन है। तो पता चला है कि एक आईसीएमए का कॉलेज है जो पढ़ाता है क्लासेस, और सीए की कुछ फर्म्स हैं यहाँ पे। तो मैंने फर्म्स में आना शुरू किया, देखा तो मुझे सीए बहुत अट्रैक्ट किया फ्रैंकली, कि यार एक अच्छा सा ऑफिस होता है, लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं, बड़ा सुकून, नीट एंड क्लीन, और वो सारा एक एनवायरनमेंट है।
तो उसकी बुनियाद के ऊपर देन आई डिसाइड। फिर मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया कि यार आप ना अगर सीए करना है ना तो लाहौर चले जाओ, क्योंकि वहाँ एजुकेशन मिल जाएगी, पढ़ाने वाले लोग हैं। मुल्तान में आप क्वालिफाई नहीं कर सकोगे और लाहौर के अंदर आपको गाइड करने वाले टीचर्स मिलेंगे, और कोई चीज़ होगी तो वहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ आ जाओ। तो देन आई डिसाइडेड, मैं यहाँ आया, आके यहाँ लाहौर ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आया, अकेला आया, भी अकेला ढूंढना शुरू किया। तो उस वक्त आर्टिकल भी एक चैलेंज था, क्योंकि मैं बीएससी था, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट था, ना कोई रेफरेंस था ना कोई चीज़ थी। तो उस वक्त बस कोशिश की, स्टार्ट किया। एक आप कह लें कि एक उस वक्त छोटी सी फर्म थी लेकिन मेरे लिए, मैं उसे छोटी इसलिए नहीं कहता कि मुझे जो भी बनाया है वो उस फर्म ने बनाया है, और मेरे टीचर्स जो थे वो इतने बड़े थे, क्योंकि मैंने एक इमरान एंड को के नाम से एक स्मॉल फर्म थी जिसके अंदर मुझे आर्टिकल मिले, एंड आई वॉज द फर्स्ट ट्रेनी स्टूडेंट ऑफ दैट फर्म। यानी उस फर्म के पेपर वर्क मैंने किया था, परमिशन टू ट्रेन स्टूडेंट का अपने हाथ से बनाए थे वो। पहले मैंने फर्म की परमिशन के पेपर बनाए। मेरे जो प्रिंसिपल हैं इमरान अफजल साहब, यानी वो आई लाइक नॉट आई लव दैट पर्सन, आज भी मेरा उनके साथ उसी तरह रिलेशन है। उन्होंने मुझे लगाया और उन्होंने मुझे पहले, यानी मैंने उस फर्म, उस टाइम पे जब एक 92 में एक बच्चा फर्म के अंदर आया, तो पहले मैंने परमिशन टू ट्रेन स्टूडेंट की बनाई, वो बनाए, और देन मैंने अपने पेपर्स भेज के अपने आर्टिकल के रजिस्ट्रेशन करवाई। वो फर्म वो थी जिसके अंदर हम ऑफिस बॉय भी खुद होते थे और सीनियर मोस्ट पर्सन भी हम खुद होते थे। यानी हर काम करने का आपको ऑप्शन, वैसे मुझे आज फ़ोटोकॉपी करनी पड़े तो भी मैं कर लेता हूँ, मुझे लेटर टाइप करना पड़ेगा तो मैं कर लेता हूँ, और मुझे हाईएस्ट लेवल पे जाके केस प्लीड करना है तो वो भी मैं कर लूँगा। और ये सब मैंने सीखा उसी फॉर्म से, वहाँ पे वो रह के। तो ये जो, यानी ये एक जो इम्प्रेशन वो आ रहा होता है ना कि, तो वो जो चीज़ मुझे वहाँ से फ्रेंकली जो ट्रेनिंग मिली, वो शायद मैं आज बड़ी फर्म का एक पार्टनर होते हुए मुझे लगता है कि शायद हम अपनी फर्म में वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिस्टम के बाइंडेड लोग हैं। हमें होता है कि पहले साल तो जूनियर रहना है, अगले साल सेमी सीनियर। वो मैं पहले साल ही सीनियर भी था और पहले साल जूनियर भी था। तो मुझे जो ट्रेनिंग वहाँ मिली और जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वहाँ काम थोड़ा होता है लेकिन आपको हर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ काम बहुत बड़ा होता है लेकिन मैनेजर ने केस रिप्रेजेंट करना है, सुपरवाइजर ने नीचे से डिटेल्स बनानी है, जूनियर ने उसको सपोर्ट करना है, तो हम सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट होता है। तो वहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जो मुझे मिली, जिसकी बेसिस के ऊपर आज मैं फिर यहाँ के आ गया और यहाँ ज्वाइन किया, वो सारी चीज़ें। ज़बरदस्त। यानी जिस दौर में आपने सीए को परसू किया उस दौर में कैफ का चक्कर नहीं था, ग्रेजुएशन से ही डायरेक्टली आपने फर्म ज्वाइन कर ली। जैसे आपने बताया बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के बाद आप इमरान एंड कंपनी में आ गए और वहाँ पर आपने काम शुरू किया। तो आपकी सीए जर्नी प्रिसाइजली इमरान एंड कंपनी से ही स्टार्ट हुई, और उसमें खूबसूरत बात यह है कि एट द सेम टाइम आप मोस्ट सीनियर और मोस्ट जूनियर भी आप ही थे। मैं ही था। मैं जैसे आपको बताया कि देखें, हमारे उस टाइम पे अभी फाउंडेशन स्कीम या बैक, इवन पहली जो स्कीम आई थी वो बैक आई थी। तो मेरा बैक से भी पुराना टाइम, मैंने 92 में एक्चुअली स्टार्ट किया था सीए में। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 92 में, और मैंने मेरा ख्याल है फेब या मार्च में फर्म ज्वाइन की थी। मई जून में कहीं जाके मेरे आर्टिकल स्टार्ट हुए थे। उस वक्त क्योंकि हमारी फर्म की परमिशन नहीं थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर वर्क कंप्लीट किया, तो मेरे ख्याल जून में मेरे आर्टिकल स्टार्ट हुए 92 में, और जून 92 से लेकर 97 मेरे 5 इयर्स आर्टिकल थे। बी उस वक्त लॉ ये था कि अगर आप बीकॉम करके आएंगे तो 4 इयर्स आर्टिकल होंगे, और आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे तो 5 इयर्स आर्टिकल होंगे। तो मैंने 92 से 97 तक के जो है वो मेरा आर्टिकल पीरियड था, तो 5 इयर्स आर्टिकल किए थे उस फॉर्म के अंदर। अच्छा, उस वक्त भी तो सर बिग फोर का कॉन्सेप्ट होता होगा, उस वक्त भी फर्गूसन, केपीएमजी, ईवाई थी, तो सर वहाँ कहीं ट्राई किया? मैंने आपको बताया ना कि आप लकी हैं कि आपने ईवाई तक पहुँच गए थे, तो मैं तो इतना अभी लकी नहीं था। अच्छा, उस वक्त क्योंकि मैं ज़ाहिर नाम ये सारे सुने हुए थे, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं नॉन कॉमर्स हूँ, मेरी लिमिटेशन है कि वो नहीं। नंबर 2 ये है कि मेरा कोई रेफरेंस नहीं था फ्रेंकली। मुझे तो इवन फर्म्स का भी नहीं पता था। एस सलाम चैम्बर्स में आईकैप का ऑफिस होता था, मैं ढूंढते हुए पहले उस ऑफिस में गया, वहाँ से किसी ने मुझे एक फर्म्स की लिस्ट दे दी थी कि ये लिस्ट है, उसमें से आप मार्क कर लें। तो मैं जब फर्म्स को देखना शुरू करता था तो मैं टॉप जो बड़े नाम होते थे तो उन्हें तो छोड़ ही देता था कि अच्छा इन लोगों ने तो लिफ्ट ही नहीं करानी हमें, तो इससे नीचे की बात करते हैं। तो वहाँ क्या है, वो एक लंबी कहानी है फ्रेंकली आर्टिकल की भी, क्योंकि एक पर्सन जो लाहौर फर्स्ट टाइम आया हो, जिसके पास रेफरेंस ना हो, जिसको ये भी नहीं पता हो कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है और क्या होना है, तो वो खुद ढूंढ के वैन्स के ऊपर ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह, तो लाहौर ही बदल गया। उस वक्त
वक्त के लाहौर और आज का लाहौर, यानी मैंने बहुत ट्रैवल किया आपके फिरोजपुर रोड के ऊपर, मजंग चुंगी, और वो जो मैंने, क्योंकि शुरू में मैंने साथ साथ ICMA में एडमिशन भी ले लिया था, तो वो फिरोजपुर रोड के ऊपर ICMA का वो कॉलेज था, तो शुरू का कुछ अर्सा मैं वहाँ क्लासेस के लिए जाता रहा, या फिर बाद में CA के एग्ज़ाम के लिए भी जाते रहे। तो ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर एक अपने एक इश्यूज़ थे जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये कह लें कि यस, लेकिन आई वाज लकी कि हाँ मुझे फर्म मिल गई, मुझे आर्टिकल मिल गए, और उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे सारी अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी और सारी चीज़ मेरी कुछ ब्लेसिंग रही फ्रेंकली। यानी मेरे जो प्रिंसिपल थे, ही वॉज अ फर्गसन ट्रेंड पर्सन, और वो अपनी, ऑल्दो उनकी प्रैक्टिस स्मॉल थी, लेकिन उनका जो वर्किंग पैटर्न था वो तमाम जो बिग फर्म्स का होता है वो उसी स्टाइल से काम करते थे। तो मैं आज भी बच्चों को बात कहता हूँ कि फर्म बड़ी छोटी नहीं है, टीचर आपका कौन है, यानी आपको सिखाने वाला कौन है। जो आदमी अगर उसके अपनी फर्म के अंदर अगर वो पैरामीटर्स अच्छे लगा रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो फिर आपको ट्रेनिंग एक जैसी मिल रही है, फिर आपको ये कोई फ़र्क नहीं लगेगा कि बिग फर्म का है या स्मॉल फर्म का है या किस फर्म का है, तो उसका इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इज़ अ टीचर कि वो आपको किस तरह लेके चलता है क्या। तो मैंने जब इमरान एंड को छोड़ी, और उसके बाद मैंने उस वक्त हमारा नाम था फोर्डो ड्रॉप्सन मारो, ये यानी इस फर्म का जो नाम था, 98 में मैंने फरवरी 98 में इस फर्म को ज्वाइन किया था। तो उस वक्त इसका नाम, और उस वक्त CA क्वालिफाई करते ही दिस इज़ माय फर्स्ट जॉब, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वही चल रहा हूँ। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो फ्रेंकली मुझे सिर्फ ये लगा कि अच्छा, वहाँ जो हम अकाउंट्स उठाते थे या टैक्स रिटर्न उठाते थे या कोई चीज़ थी, तो उसके अगर डिजिट्स जो थे वो 6 डिजिट या 7 डिजिट थे, और यहाँ 12 डिजिट या 13 डिजिट थे, तो 4-5 डिजिट बढ़े, बाकी कुछ नहीं, ट्रीटमेंट वही है, यानी लॉ भी वही है। मैंने, क्योंकि मेरा शुरू से एक्चुअली टैक्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मेरा, यानी मुझे पैशन रहा या आप कह लें जो भी चीज़ें, लेकिन मुझे टैक्स से ज़्यादा अच्छा काम हमेशा लगा। तो टैक्स मैं वहाँ पे भी करता था, मैंने यहाँ आके डेडिकेटेड बेसिस पे टैक्स को चूज़ किया और वो सारी चीज़ें की। तो मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि अच्छा यार, वहाँ नंबर ज़रा थोड़े से छोटे हैं या नंबर थोड़े से बड़े हैं, 1000 या मिलियंस हैं, तो वो नंबर्स का चेंज है, तो ट्रीटमेंट तो वही है। तो मुझे एक दफ़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम स्मॉल फर्म टू द बिग फर्म आते हुए, और वो सारी चीज़ करने में कोई चैलेंज नहीं फील हुआ, कभी कोई वीकनेस नहीं लगी या कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। मुझे तो ये प्राइड फील होता है कि आई एम ट्रेन्ड बाय अ स्मॉल फर्म एंड नाउ हेडिंग अ बिग फर्म। तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या बंदे को प्राइड हो सकता है। तो मैं तो ये लोग जो आज बच्चे सारे, यहाँ कई दफ़ा होता है कि वो बच्चे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, आर्टिकल नहीं करते या वो ले गए होते हैं, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई आर्टिकल शुरू करो और क्वालिफाई करो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप आर्टिकल एक अच्छे टीचर के साथ करके सीख लें एंड क्वालिफाई कर लें। वंस यू क्वालिफाई तो आपके पास दुनिया ओपन है, फिर जहाँ मर्जी जाएं। और मैं, क्योंकि बहुत मेरा शुरू में, अब मैंने जब मैंने CA का स्टार्ट किया प्रोफेशन, तो मैं कासा एक स्टूडेंट एसोसिएशन है, मैं उसका सेक्रेटरी रहा हूँ 3 साल। तो मेरे बहुत दोस्त थे, तमाम CA फर्म्स में आना जाना था, वो सब मिलते होते थे। और मैंने देखा है फ्रेंकली कि बड़ी फर्म के चार्ट अकाउंटेंट्स बाज़ औक़ात उतने अच्छे प्लेस नहीं होते जितने छोटी फर्म के चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, वो बाज़ औक़ात बहुत अच्छी, यानी मैं नंबर ऑफ़ नेम्स काउंट करवा सकता हूँ जो बाहर मल्टीनेशनल में बैठे हैं और स्मॉल फर्म्स के ट्रेंड लोग हैं। तो ये जो परसेप्शन है ना, इस तो परसेप्शन को तो ख़त्म करने की ज़रूरत है कि ये नहीं है। हाँ, पर्सन का अपना है कि उसको कितना काम आता है। देखिए, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट नहीं है कि मैं भर्ती हो गया हूँ और अब मैंने प्रमोट होते जाना है और 17 ग्रेड 18, नो। यहाँ पे परफॉर्मेंस है, आप खुद कितना काम करेंगे, किस तरह करेंगे, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट्स नॉट ओनली कि मैं टेक्निकली कितना साउंड हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना फिट इन हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को कितना फॉलो करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को कितना फॉलो करता हूँ, और मेरी आउटपुट क्या है। ये सारी चीज़ें मिल के आपकी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं, और वो सारी चीज़ें उसी की बुनियाद के ऊपर जो होता है वो आप आगे जा रहे होते हैं। और ये सारा कुछ देखा जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, आप जब अपने इलाके को छोड़ के लाहौर आए, तो लाहौर में यहाँ पे हॉस्टल में रहे या यहाँ पे कोई रिश्तेदार थे उनके साथ रहे? रहना कैसा था लाहौर में पहली बार? सर, बड़ी दुनिया है जो हमारी कम्युनिटी की, जब वहाँ से इधर आते हैं तो एक बार तो पहले लाहौर देखते ही रह जाते हैं। डेफिनेटली। देखें, मेरे एक दोस्त थे और उनके एक अजीज़ थे, और वो वापडा में एम्प्लॉई थे, और उनका
शायद आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, गड़ी शाह एक जगह है लाहौर। जी जी जी, बिल्कुल। उधर कोई एक कमरा उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, तो वो जब हमें आर्टिकल के लिए ढूंढने आता था तो फिर उस पहले मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता था, फिर वो उनको कहता था, उस वक्त फ़ोन भी वो लैंडलाइन चलती होती थी, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता था कि अच्छा आ रहा है तो ज़रा 2 दिन के लिए ठहरना है, तो पहले तो वहाँ आके ठहरता था। फिर उन्होंने मुझे वहीं पर एक हॉस्टल अरेंज करके दिया था, तो मैं इनिशियली कोई 1-1.5 साल वहाँ पे हॉस्टल में रहा। देन हमारे एक और अजीज़ थे, उनका एक घर था, वो बल्कि घर भी खाली था, तकरीबन वो कुछ बनवाना था, तो मैंने ही उसकी फिर कंस्ट्रक्शन करवा के तो मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो वो फिर मैं वहाँ काफ़ी अर्सा वहाँ रहा, क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंकली अपना घर बनाया था। उससे पहले तक तो ऐसे ही फिरते थे, जहाँ जगह मिल जाती थी रह लेते थे। लेकिन मेरा हुआ ये था कि क्योंकि शुरू में तो मैं अकेला था यहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई भी आने शुरू हो गए, बहन पढ़ना रहती थी पंजाब यूनिवर्सिटी, वो आ गए, तो हम फैमिली आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते गए। तो जितनी जब मैंने क्वालिफाई किया तो मीनवाइल फैमिली भी शिफ्ट हो चुकी थी। देन हम अपने एक रेंटेड प्रीमिसेस में घर ले लिया, वो हो गए, और फिर अपना घर बना लिया। बस वो सारी चीज़ हो गई। असल में उसमें ये आता है कि नॉर्मली जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल्स में आते हैं ना, वो अक्सर हॉस्टल के मसाइल में गिरफ्तार हो जाते हैं। जो असल काम है वो बाज़ वक़्त वो उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, यानी स्टडीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। हॉस्टल में एक दोस्त बन गया, उसके साथ ही जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना असल फोकस जो है ना वो हट जाता है। बाज़ वक़्त मैं इसको अक्सर स्टूडेंट को भी बात करते मैं कहता हूँ कि यार एक बंदा हज करने आया है, तो रास्ते में जाते हुए उसकी जहाज में किसी से लड़ाई हो गई है, तो उसने हाथ छोड़ा, तो उसके साथ लड़के तो वो वापस आ गया, तो इसका मतलब है कि उसने सही काम नहीं किया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे फोकस रहे कि ये सब मसाइल तो थे हॉस्टल वाले, लेकिन आप बड़े डिटरमिन्ड थे कि मैं जो काम करना है वो सही से करूँ? देखिए कुछ चीज़ें फ्रेंकली मसलन मैं कभी भी अपने आप को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं समझता, ना मैं था। मैंने आपको अपनी कहानी में बता दिया कि मेरा तो एफएससी के बाद भी कोई मेरिट पे इंजीनियरिंग में भी एडमिशन नहीं हुआ। मैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर, डॉक्टर नहीं बात कर रहा, मैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मेरा वहाँ पे भी एडमिशन, तो इसका मतलब मार्क्स मेरे को कभी भी को बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन मुझे ख़ास तौर पे जब मैंने सीए स्टार्ट किया तो मुझे एक बात ज़रूर रियलाइज़ हुई कि देखो ये एक लाइन है और नाउ इट्स योर करियर, अब आपने इसको कैसे लेके चलना है। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें ये टाइम है, इस टाइम अब आपने आज मुश्किल टाइम गुजारना है या कल मुश्किल टाइम गुजारना है, गुजारना तो है कभी ना कभी। वो मेरा छोटा बेटा है तो मैं उसे अक्सर छेड़ता हूँ और उनसे कहता हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, सारे थोड़ा बच्चे पढ़े लिखे अच्छे लगते हैं, किसी ने वर्कशॉप भी बनानी है, किसी ने ये भी करना है, वो उसे मजाक के लिए ज़ारे वो चीज़ हो रही होती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो उनको मैसेज देना होता है कि देखें आज आप स्ट्रगल कर लेंगे तो कल की लाइफ बेहतर हो जाएगी, और अगर आज स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आज ये यशी मिल जाएगी तो फिर कल की लाइफ मुश्किल हो जाएगी। ये तो आपने अपने साथ लाइन लगानी। यस, और दूसरा अच्छा ये भी नहीं है कि कोई, मैं ये कहता हूँ कि सीए ऐसा है कि जो यानी नॉर्मली एक इंप्रेशन बन गया है कि सीए पास करने के लिए पता नहीं आपको सारी दुनिया से छोड़ के और पता नहीं कोई हुजरे में बैठ जाना है और पढ़ते रहना है। तो मैं तो कभी ऐसा नहीं रहा फ्रैंकली, मैं आपको ये बताऊं। यानी हम हॉस्टल लाइफ रहते थे तो हॉस्टल लाइफ को भी एंजॉय करते थे। हमारी छोटी सी फर्म थी, तो छोटी सी फर्म में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे ना, हम 7-8 स्टूडेंट हो गए थे एक टाइम पे आके, तो हम यानी इवन मूवी देखने भी जाते थे, हम बाहर घूमने फिरने भी जाते थे। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी थी, मतलब मेरे लिए लाइफ में क्लास छोड़ना इतना बड़ा गुनाह था कि यू कांट इमेजिन। यानी मैं अभी, मुझे एक अच्छी तरह एक वाक़या याद है अपनी क्लास का। मैं और हम लोग वो हैं जिन्होंने इंटर भी आर्टिकल में किया और फाइनल भी आर्टिकल में किया है। तो मैंने आते, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, मैं नॉन कॉमर्स हूँ, मैं बीएससी करके आया हूँ। तो मैंने आते ही यहाँ पे उस वक्त एक ही मेन कॉलेज होता था, पैक कॉलेज होता था। अशफाक साहब यानी मेरे मेंटर भी हैं, मुझे बनाने वाले भी हैं, और मेरी बहुत उनके साथ यानी पर्सनल भी रही और स्टूडेंट भी मैं उनका था। तो मैंने उनका आके लॉन्ग कोर्स स्टार्ट किया था, और वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास होती थी। यानी फॉर्म 9 बजे शुरू होती थी, तो वो क्लास 7 बजे शुरू होती थी। तो 7 या 6:30, इवन 6, 6:30 बजे भी हम क्लास में आए हैं। मुझे याद है सर्दियों में मोटर बाइक के ऊपर जब हम वहाँ पहुँचा करते थे तो हाथ फ्रीज हो जाते थे, और वहाँ ना हीटर लगे होते थे ना, हम एग्जैक्टली समटाइम हाथ अपने हीटर्स के ऊपर रख देते थे कि यार वो इतना फ्रीजिंग होता था उस टाइम के ऊपर, जब सुबह सुबह आना और वो सारी। लेकिन वहाँ क्लास यानी मैंने क्लास कभी नहीं छोड़ी। सो हम कमिंग बैक ऑन द टॉपिक कि क्वालिफाई अगर करना है तो आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि यस, रेगुलरली जो क्लास है वो पढ़ ले और उसका काम कर ले, और अपनी छुट्टियां जो एग्ज़ाम लीव है उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें, और रोज़ाना का काम रोज़ाना कर। यानी अगर आप मैनेज करते जाएं तो उसके साथ आपको थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी मिल जाता है।
आपको सोसाइटी से टोटल कट ऑफ भी नहीं हो रहे होते, लेकिन आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अब पढ़ाई का जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो पढ़ाई को देना है, काम का जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो काम को देना है, और बाकी जितना टाइम है उसके ऊपर आप जो भी करना है वो करें। वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके साथ अगर आप मिला के करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई सीए में, जैसे मैंने कहा कि मेरे जैसे नालायक अगर पास हो सकता है फ्रेंकली, तो आज हमारे यहाँ फ्रेंकली बहुत अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं जो मेरिट पे ऑप्ट करके यानी एफएससी ए लेवल बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ किया हुआ है, एंड देन आके अपना जो कैफ को वो स्टार्ट करते हैं, तो दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड आई एम सीइंग कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट, इवन जो यानी जो 4 अटैम्प्ट्स की बजाय 3 अटैम्प्ट्स के अंदर भी कैफ क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और वो मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा, अगर एक कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने जितना चीज़ें रिसोर्सेज हर बंदे को एक जैसे दी, आपकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 हैं, आपके भी 2 कान है, मेरे भी 2 हैं, आपका भी एक दिमाग है, मेरा भी एक दिमाग है। अगर आप एक काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ये लिख के सबक लगा दूं कि अगर एक क्वालिफाई हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, तो फिर मुझे क्वालिफिकेशन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि देन आपको डेली वो चीज़ याद कराएगी कि हाँ मैंने क्वालिफाई करना है। वो सारी चीज़, यानी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंकली, हर क्वालिफाई करने के लिए, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक क्लास में पढ़ता था, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट था जो ज़रा स्लो था, तो वो ना यानी क्लास का लेक्चर ख़त्म हो जाता था, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था, और वो भी पहले स्टेप पे बैठा होता था, तो मैं उसे अक्सर छेड़ता था कि कितने हो जनाब, उत्थे ही बैठे हो, आगे चलो। उसने एक दिन मुझे रोक लिया, उसने ये सारी बातें की मेरे साथ। उसने कहा बस तुम क्या, मैंने कहा कि मैं एकदम अलर्ट हो रहा, कहते तुम्हारी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी हैं, तुम्हारे भी 2, सिर्फ फ़र्क क्या है तुम्हारे मेरे में, तुम्हारा आईक्यू थोड़ा सा बेहतर है, तुम स्पीड से चल जाते हो, मैं स्लो, इसका मतलब क्या है। अच्छा, मैं घबरा गया फ्रेंकली, एकदम आपको क्लास में अलर्ट करके कोई बंदा ये करे तो आप रुक, तो मैं रुक गया। तो मुझे कहता नहीं समझ आई, मैंने कहा नहीं, कहता इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 2 घंटे पढ़ना है तो मैंने 4 घंटे पढ़ना, मैंने आना तो तुम्हारे बराबर है। ये दिस वॉज द डेडिकेशन फ्रॉम द पर्सन। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये एक चीज़ है, अगर मैं अपने साथ अपनी शॉर्ट कमिंग को आइडेंटिफाई कर लूँ। हमारा प्रॉब्लम क्या है सीए का, कि जब हम फेल होते हैं तो हम फौरन ब्लेम ढूंढते हैं कि किसको देना है, आई कैप को देना है, टीचर को देना है, अपने सरकमस्टांसेस को देना है, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे घर वालों ने ये कह, किसको ब्लेम देना है। मैं सबसे पहला काम वो ढूंढ रहा हूँ, मैं ये नहीं ढूंढता कि मेरी शॉर्ट कमिंग क्या थी, मेरे पेपर में क्या वीकनेस रह गई, मेरी पढ़ाई में क्या वीकनेस रह गई। जिस दिन मैंने अपनी शॉर्ट कमिंग ढूंढ लेता हूँ, उस दिन के बाद क्वालिफिकेशन नहीं रुक सकती। ये बात आप इसको लिख के रख लें, और हर स्टूडेंट को बताएं कि भाई पहली चीज़ ये है, क्वालिफाई अगर करना है तो दूसरों को ब्लेम देना बंद कर दो, ख़त्म। ये आज से रोना धोना, मेरे घर में ये हो गया, मेरा फलां हो गया, ये हर एक के साथ होता है। लाइफ में कौन सा आदमी है जो आप देखेंगे जो बहुत खुश होगा आपके ख्याल में। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी को देखोगे ना, तो उसके भी रोने धोने जो होंगे वो यही होंगे कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, मुझे फलां मसले हो गए। तो हर एक के साथ सो मसाइल तो रखें साइड पे, और रियल प्रैक्टिकल होके आएँ और आके बात करें कि हाँ क्या चीज़ है, क्या होना है, अपनी शॉर्टकमिंग ढूंढें और उसको पॉइंट आउट करें कि ये मसला है और इसको ठीक करेंगे, तो तब लाइफ कहीं नहीं रुकती। ये चाहे पढ़ाई हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे घर हो, चाहे कोई चीज़ हो, अगर आप उसको सोल्यूशन के साथ बैठेंगे कि इस चीज़ को लेना है और कैसे लेना है, तो फिर कैसे रुक सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, आपने जैसे बात की, एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली समझ आ गई कि भाई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना, सिर्फ देखना है आप किस एरिया में वीक हो, उस पर ज़्यादा काम करो ताकि आप बाकी लोगों के साथ आ जाओ, बाकी लोगों को कम्पीट करो। अच्छा, आपने अपने सी की स्टडी में क्या आपने कभी फेलियर देखा या आप थ्रू आउट स्टेट अटेम्प्ट्स में पास होते रहे? बिल्कुल वो फेलियर हुआ। मेरा फाइनल 1, मेरे ना 2 वाक़यात हैं जो मेरी लाइफ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीए इंटर में हमारा एक पेपर होता था मैथ्स और स्टैट का। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने डबल मैथ फिजिक्स के साथ मैथ्स किया हुआ था, तो आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने मैथ्स की बुक नहीं खरीदी सीए की। यानी मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा चलो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने सिर्फ 5 साल पेपर लिए हुए थे और मैं सिर्फ पढ़ता था, क्योंकि क्लास में भी मैं अक्सर जाता होता था, टीचर क्वेश्चन लिख रहा होता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, क्योंकि मैथ्स सीए का मैथ्स बेसिक होता है, हमने जो पढ़ा हुआ था वो बहुत हाई ग्रेड था। तो और स्टैट मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो मैं स्टैट पे बहुत फोकस था कि नहीं यार स्टैट को ज़्यादा टाइम देना। और वो 3 घंटे का पेपर था, तो मैं अपने माइंड में करके गया कि 1 घंटा मैथ्स दूंगा और 2 आवर्स दूंगे वो स्टैट को करूँगा और वो करूँगा। जब मैं पेपर में बैठा और मैंने मैथ्स का आया, मैंने शुरू किया, पहला क्वेश्चन शुरू किया और 1 घंटा गुजर गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था।
दिसंबर की अटेम्प्ट थी और मुझे पसीना आ गया बाकायदा कि अवैस ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है तुझे मरवा गया। तो मैंने कहा कि अच्छा अब मुझे लग गया कि मैथ तो नहीं पास होता। फ्रेंकली मैंने मैथ्स के पेपर को बंद किया वहाँ पे आफ्टर 1 आवर। अब मेरे पास 2 आवर्स थे और मैंने स्टैट के पेपर को शुरू किया और मैंने 1.5 घंटा देख के स्टैट के पेपर को सॉल्व किया और मेरे पास हाफ एन आवर था और मैं दोबारा मैथ्स के पेपर पे आया और मैंने जब मैं बाहर निकला तो मेरे 90% मार्क्स दोनों के अटेम्प्टेड थे। ठीक है, अच्छा मैंने जो वहाँ पे अल्लाह यानी ब्लेसिंग है फ्रेंकली, ये मैं कहता हूँ कि मेरे माइंड में आई कि अवैस इस वक्त तुम मैथ्स को नहीं कंटिन्यू करोगे क्योंकि मैथ्स को करोगे तो तुम्हारी वो एक बाद में मैं घर आया तो मुझे पता चला कि इक्वेशन के अंदर एक छोटा सा मैंने प्लस माइनस का कोई एरर किया और वो इक्वेशन क्लोज ही नहीं हो रही थी, वो चलती जा रही थी और मैं कॉन्फिडेंस में था कि ये तो होनी है सॉल्व। यानी जैसे होता है ना कि आपको होता है कि यार ये कैसे रुक सकती है, तो मैं तो उसे सॉल्व करने के चक्कर में घंटा लगा दी। तो वो रिमेनिंग हाफ एन आवर में यानी आप ये समझें कि मैंने कोई 80% पेपर कर लिया था हाफ एन आवर के अंदर, क्योंकि वो आता तो था बेस थी लेकिन वहाँ कॉन्फिडेंस शैटर हुआ और मैंने लेकिन अपने आप को संभाला तो मेरा रिजल्ट में दोनों पेपर पास हुए थे वो वाले। और वो मुझे फ्रेंकली मुझे आज भी नहीं भूलता, ये ICM में सेंटर फिरोजपुर रोड के ऊपर वो पेपर हो रहा था तो मुझे आज भी मेमोरी में याद है कि हाँ। और अगर मैं उस वक्त मैथ को कंटिन्यू करता तो मेरे दोनों पेपर फेल होते, ये भी मैं समझता हूँ क्या। तो ये जो एग्जाम के अंदर 3 आवर्स को यूज़ करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिमागी तौर पे वहाँ पे हाजिर हैं और आपने कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। परेशानी हो सकती है, कोई भी चीज़ उलट हो सकती है एग्जाम में, हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं आएगी, तो वो जब होगी तो उसको कैसे लेके जाना है तो वो हो रही होगी। दूसरा फिर मैं फाइनल 1 यानी P1 हमारा ये नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी और मैं फर्स्ट टाइम जब बैठा तो उसके अंदर मेरे ख्याल हमारा उस वक्त ये रिटेंशन नहीं होती थी तो 2 पेपर की 1 या 2 परमानेंट वो होता था कि अगर उसकी रेफरल लग गई या री रेफर हो गई तो उसमें मेरे ख्याल 3 पेपर फेल हुए थे और 1 पास हुआ था। मेरे ख्याल को B D करके रिजल्ट आया था। अच्छा हमारे टाइम पे रिजल्ट के ग्रेडिंग सिर्फ फेल के आते थे और मैं अक्सर दुआ करता होता था ओनली कि अल्लाह ग्रेड नहीं दिखा रहा, ग्रेड ना दिखने पड़े सो क्योंकि पास का मतलब पास होता था और बाकियों के ग्रेड आ रहे होते। तो वो अटैम्प्ट थी जिसमें मैंने ग्रेड देखे, मैंने किसी और अटैम्प्ट में अल्लाह का शुक्र है ग्रेड नहीं देखे, लेकिन फाइनल 1 मेरा 2 अटैम्प्ट में होता और सेकंड में आके मैं हो गया और फर्स्ट में मुझे फ्रेंकली यानी बिल्कुल नहीं समझ आई। यानी उसमें मेरे साथ जो शायद अगर स्टूडेंट के हवाले से सोचूं तो मेरी अपनी कुछ गलतियां थी। मैंने जब फाइनल 1 की हमारी जब क्लास हो रही थी तो बुखारी साहब हमारे टीचर थे, बहुत यानी अल्लाह उन्हें हमेशा सेहत के साथ रखे, इज़ वेरी। तो उन्होंने मैं क्लास में आया तो उन्होंने मुझे कहा कि अवैस तुम्हारी अटैम्प्ट, मैंने 1 अटैम्प्ट पहले पढ़ना शुरू कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता जैसे कि वो ओवर स्मार्ट मैं कहूँगा। तो मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी अटैम्प्ट ड्यू नहीं है, तुम ना पढ़ो। मैंने कहा नहीं जी नहीं, ये क्या बात हुई, मैंने पढ़ना है। तो खैर वो पढ़ा। अब अगली अटैम्प्ट में उतना फोकस नहीं रहा फ्रेंकली। वो जो ये बेसिकली फेलियर और चीज़ें जो है ना, ये इंसान को अगर खुद एनालाइज करे तो उसे समझ आ जाएगी कि उसकी क्या क्या गलतियां थी जिसकी वजह से फेलियर हुआ। और सम टाइम डोंट फॉलो द एडवाइस ऑफ द टीचर। मैंने किया, मैं फेल हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, मुझे झटका लगा कि हाँ आ जाए भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप। यानी तो आपको ये जो एग्जामिनेशन और चीज़ें होती हैं इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो टीचर्स हैं उनकी एडवाइसेस को प्रॉपरली फॉलो करो, वो सारी चीज़ों को, और आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को लेके चले, ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो और ना आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। समटाइम मैंने ये भी देखा लोग एग्जाम के डर से डर जाते हैं। अच्छा मुझे डर कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने लोगों को देखा कि उनको आता होता चीज़ है वो जाके भूल जाते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। यानी ये आपको अपने साथ लेके चल। मेरा बेटा है, अक्सर वो जा रहा होता है अभी इसी तरह के अकाउंटेंसी के एग्जाम में, तो मैं उसे कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, फेल हो जाएगा तो क्या हो, 6 महीने बाद दोबारा देते हैं, नीड नॉट टू वरी, तुमने तैयारी ठीक की है। उसने कहा हाँ। तो मैं कहता हूँ ओके देन हैव अ कॉन्फिडेंस यार, मतलब वो सारी चीज़ें हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ चलो, चीज़ें करो। तो अगर आपने पढ़ाई ठीक कर ली, क्योंकि जो एफर्ट करनी है वो पढ़ाई पे करनी है, कॉन्फिडेंस लूज करने पे नहीं करनी, वो चीज़ को ऊपर नहीं लेके जानी। तो अगर आपने एफर्ट ठीक की है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब नहीं होना चाहिए, और अगर एफर्ट नहीं की तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और एफर्ट करनी चाहिए बस। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने एक बार यानी P1 में आप फेल हुए, अगर उसके बाद थ्रू आउट आप पास होते रहे और आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करके आर्टिकल्स आपके ख़त्म हुए,
तो फिर आपके आर्टिकल ख़त्म हुए, तो क्या वो आर्टिकल ख़त्म होने से पहले पहले कोई बातचीत हो गई थी कि ईवाई में आ जाएंगे, या आर्टिकल ख़त्म होने के बाद जॉब सर्च की और फिर यहाँ पर? आर्टिकल भी ख़त्म हुए, फिर रिजल्ट आया मेरा, जब मैंने क्वालिफाई किया मेरे आर्टिकल ख़त्म हुए थे जून जुलाई में कहीं जाके, और मैंने फरवरी 98 में फर्म ज्वाइन की, और उतनी देर मैंने अपनी पुरानी फर्म के साथ ही कंटिन्यू किया। मैंने यानी जिस दिन वहाँ से छोड़ा अगले दिन ईवाई ज्वाइन की थी, यानी ये था, कोई गैप नहीं था वो बीच में। तो वो क्योंकि उनके साथ जा रहे, वो प्रिंसिपल के साथ भी अब इतने रिलेशन थे, वो सारी चीज़ें थी, वो चल रही थी। तो यानी आप ये कह लें कि मैंने यहाँ तो फ्रेंकली यानी इट वाज आल्सो एन एक्सीडेंट कि मुझे किसी ने कहा कि यार वहाँ जॉब है तो अप्लाई कर दो। तो मैंने पोस्ट के ज़रिए अपना सीवी भेजा था इस फॉर्म में कि मैं अप्लाई करना चाहता। तो उस वक्त सीनियर पार्टनर हमारे, अभी कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, एजाज साहब थे जो यहाँ के हेड थे। तो मैंने उनके नाम पे अपना सीवी पोस्ट कोरियर के थ्रू मेरे ख्याल भेजा, और 2 दिन बाद मेरे ऑफिस के नंबर पे इमरान एंड को में कॉल आई कि एजाज साहब बात करना चाहते हैं। और मैं परेशान हो गया कि एक फर्म का सीनियर पार्टनर मुझे कॉल कर रहा है। आई वाज क्वालिफाइड दैट टाइम, लेकिन ये था कि यार ये इतनी बड़ी फर्म का पार्टनर थोड़ा क्वालिफाई वो कॉल करेगा और वो होगा। खैर उनकी मैंने कॉल ली, तो मुझे कहते इंटरव्यू के लिए किस दिन आना है। तो मैंने बताया कि मैं कल आ जाऊँगा, परसों, जिस दिन आप अवेलेबल हैं, हम तो जॉब देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो खैर उन्होंने मुझे बुलाया, एक ही इंटरव्यू हुआ, उन्होंने ऑफ़र कर दी, मैंने ज्वाइन कर ली। मैं ज़ाहिर है उस टाइम के ऊपर कोई अच्छा सैलरी वॉज नॉट माई मोटिव, तो मैंने तो बड़ी फर्म का एक एक्सपीरियंस लेना था। मुझे था कि अच्छा यार छोटी फर्म से आर्टिकल किए हैं, ज़रा बड़ी फर्म का थोड़ा सा टच हो जाएगा, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। सो ये प्लान था मैं। और एक चीज़ मुझे मेरे माइंड में हमेशा फंसी रहती थी कि यार ये ना सेठ की नौकरी वैसे तेरे से नहीं होगी क्योंकि वो आर्टिकल में हम कई दफ़ा जाते और वहाँ देखना कि सेठ का रवैया और नीचे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो मैं कहता था यार ये हमारे से ये काम नहीं होता। तो दिल तो यही था कि प्रोफेशन में कंटिन्यू हो जाए और कोई चीज़ हो जाए। तो मैंने इसी वजह से टैक्स के करियर को स्टार्ट किया। और टैक्स मुझे पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लॉ के साथ ना मुझे फ्रेंकली कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने यानी इवन मेरा ख्याल है पार्टनर बन रहा था या करीब था, मैंने फिर लॉ भी किया, LLB भी किया मैंने, वो सारी चीज़। और वो जस्ट इसलिए कि मुझे थोड़ा सा लॉ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी मेरे बस में हो फ्रेंकली मैं क्लास 1 से लॉ की कुछ चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दूं, क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं कि अच्छा यार लॉ क्या राइट्स देता है, कि लाइफ के अंदर क्या चीज़ें दे रहा होता। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा वो था। फिर मैंने टैक्स, कॉर्पोरेट लॉज और इनके ऊपर ही अपना सारा वो करियर जो है वो बिल्ड किया। तो यहाँ मुझे वो जॉब भी वही मिल गई, वो मेरी मैनेजर टैक्स की जॉब थी जो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। फरवरी 98 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, और उसके दिन के बाद से बस यहाँ चल रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, आज भी यही बैठा हूँ। अच्छा सर, आपकी स्टोरी से ना एक चीज़ बड़ी समझ आ रही है कि आप तो तसल्ली से हर चीज़ को बड़ी डेप्थ में लेके चलने वाले आदमी हैं। नहीं, आपका दिल चाहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना, मुझे उस पर बड़ी कमांड और बड़ी ग्रिप हो। हमारी जो जनरेशन है ना, इसका दिल चाहता है बस जल्दी जल्दी हो जाए काम। ये नहीं बस ठीक है, बस नोट्स ना, किताब ना पढ़नी पड़े, नोट्स भी ना पढ़ने पड़े। बस मुझे एक स्टूडेंट कहता है सर वो किताब जो है वो बहुत टाइम ले लेगी, वो जो नोट्स हैं आपके वो छोटे तो है, लेकिन आप मुझे वॉइस नोट कर दें 2 मिनट का जिसमें सारा चैप्टर समझ आ जाए। तो मुझे उसको देख के कभी ऐसी भी आती है कि ये बच्चे हमसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि भाई इससे अगला फ़ोन तो यही आएगा कि सर वो फूंक मार दें डायरेक्ट ही मुझे सब हजम हो जाए। अच्छा, आप तो चीज़ों को ऐसे लेके चल रहे हैं कि यार मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ना, मुझे उसकी अलिफ बे से लेकर उसकी पीक तक हर चीज़ मुझे पता हो, खुद पता हो। और आप अपनी फर्म से भी इसीलिए खुश हैं सर कि उन्होंने आपको हर चीज़ सिखाई है। हमारी आज की नस्ल ऐसा नहीं चाहती, क्या एडवाइस करेंगे? ये अनफॉर्चुनेट है, मैं फ्रेंकली ये कह रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है। आपने कोई भी काम करना है, मैं तो इसको बड़ा क्लैरिटी से बात करता हूँ। अगर आपने पढ़ाई करनी है और ख़ास तौर पे सीए की, अच्छा हमें ना कुछ शुरू में कुछ लेसन मिल गए फ्रेंकली। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कासा में था, तो हमने एक स्टूडेंट का एक इवेंट अरेंज किया, और उस वक्त आईकैब के प्रेसिडेंट मेरे ख्याल मुजाहिद शाही थे, ये कौन थे, उनको बुलाया और हमने कहा कि फ़लाँ सिलेबस में से ये चीज़ें ना आउट ऑफ सिलेबस आई हैं, क्वेश्चन पेपर आया ये आउट ऑफ सिलेबस है। और उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मुझे कहा सीए फाइनल का कोई सिलेबस होता है? ये वर्ड थे उनके, मुझे आज भी याद है। सीए फाइनल का कौन सा सिलेबस होता है? जहाँ से मर्जी पूछेंगे और जो मर्जी होगा, वी एक्सपेक्ट कि हमारे चार्ट अकाउंटेंट को हर चीज़ आती है। हम प्राइड फील करते हैं कि वो चार्ट अकाउंटेंट होना चाहिए जिसको हर चीज़ आती है, जिसको कमांड हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आप मेरे टॉपिक के ऊपर कोई बात करें तो मुझे पता हो, मुझे सोचना ना पड़े कि यार ये क्या हो रहा है। और आप ये नोट्स की बात कह रहे हैं, नोट्स हर दौर में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा वो रहते हैं, मतलब मैंने कभी भी, अच्छा कुछ इंटरेस्ट की भी बात होती है, कभी लॉ मैंने नोट्स से नहीं पढ़ा, मैंने बेयर एक्ट से पढ़ा। यानी बेयर एक्ट में
यानी मेरे पास बुक अगर है भी तो बेयर एक्ट खोलना, मुझे पहले दिन मेरे एक्चुअली कुछ फॉर्म के अंदर इमरान अफजल साहब ने सिखाया, कुछ अशफाक साहब भी बहुत प्यार करते थे और झाड़ते भी बहुत थे, तो उनकी डांट भी सुनते थे। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमें आदत थी कि नई चीज़ें करनी है। हम जब फाइनल में पढ़ते थे, आज तो आपको प्रिसाइज बुक्स मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, हमें तो टॉपिक मिलते थे कि ये टॉपिक है, जाए जाके जो मर्जी किताब पकड़ ले, वहाँ से जाके ढूंढें। तो हम तो किताबें इकट्ठी किया करते थे कि 4 टॉपिक उस किताब में ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं, फलां इसमें। मुझे आज भी अगर अकाउंटिंग आई है तो वो गुप्ता और शुक्ला पढ़ के आई है, यानी मैंने वो पूरी बुक्स यानी वो पढ़ी। और मुझे अकाउंटिंग फ्रेंकली नवीद साहब आजकल वो जो कैप्स वाले हैं, आई लव, यानी मुझे अकाउंटिंग उन्होंने अशफाक साहब के कॉलेज में वहाँ पढ़ाई, और वो जिस बेसिक और जिस तरह चीज़, और वो डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया। तो मैं तो कॉन्सेप्ट लेता हूँ, और मैं यानी मुझे ये नहीं आता कि यार ये कोई चीज़ पढ़ी हुई थी या नहीं थी, मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं कहता हूँ हाँ उसको सॉल्व कर लेंगे। और मैं CA इज़ नॉट अ, अच्छा ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यही तो आपका आगे करियर है। मतलब मैं जो अगर टैक्स का पेपर पास करके आया था तो टैक्स आता है मुझे, अगर मैंने नोट्स से पढ़ के आ गया तो मैं आगे प्रैक्टिकल क्या करूँगा, अगर मैंने स्टैंडर्ड का कोई ब्रीफ वर्जन पढ़ लिया और कल मैं CFO लग गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसको तो पढ़ने जब तक मैं ये, और हमारी पढ़ाई तो प्रैक्टिकल पढ़ाई है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कल को यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं तो जितना इन डेप्थ पहले दिन से पढ़ना शुरू करूँगा उतना ही अच्छा लेके चलूँगा। मसलन फ्रेंकली मैंने बताया, मैंने अपने बेटे को अकाउंटिंग शुरू, मैंने अपने उसके टीचर को कहा कि मुझे इसका कोई गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, टॉपर नहीं चाहिए, लेकिन इसको सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी प्लीज़। और मैंने अपने बेटे को भी कहा कि बेटा जो पढ़ना जितना मर्जी टाइम लगा लेना, लेकिन सब्जेक्ट एक दफ़ा जो उस लेवल को पढ़ के आओ तो वो लेवल तुम्हारा कैटेगोरिकल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के हायर लेवल में तुमने जाना है और फिर उसी के हायर लेवल में तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। यानी मैं आज टैक्स कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट लॉ कर रहा हूँ, मैंने CA इंटर से यही चीज़ें शुरू की थी पढ़नी, फाइनल में भी एग्जाम में पास की और आज भी वही कर रहा हूँ। तो मैं तो अब यानी मुझे अब 92 से आप ईयर्स गिन लें जितने हैं, अगर मैंने पहले दिन किसी चीज़ में डंडी मारी होगी तो वो कॉन्सेप्ट मुझे आज भी नहीं आएगा। ये मैं बड़ा क्लियरली तमाम लोगों को कहता हूँ कि भाई अपने साथ भी सिंसियर रहें, अपने प्रोफेशन के साथ भी सिंसियर रहें, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें भाई जितनी चीज़ें आप डिटेल में करके आएंगे लाइफ उतनी आसान होती जाएगी आगे, और अगर आप आज नहीं करेंगे तो फिर कल फंस जाएंगे, या कल आपको वही एफर्ट करनी है तो आज ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, 2098 में आपने EY ज्वाइन की और 2008 में आप EY के पार्टनर बन गए। एक इतनी बड़ी फर्म में रिलेटिवली बहुत कम टाइम में आप पार्टनर बन गए। क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन? देखिए पहली बात फ्रेंकली मैं 98 आया, फरवरी 98, जुलाई 2006, आफ्टर 8 years and 3-4 months, यानी मैं पार्टनर बन गया। आई एम द लकी वन, यानी आई एम द लकी वन, यानी वो 10 साल नहीं और 8 साल। 8 years and 3-4 months, अच्छा। उसके अंदर मैं पार्टनर बना। और फ्यू एग्जांपल हैं, यानी ये हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र है फ्रेंकली। मैं देखें, मैं आई हैव नो रेफरेंस, आई हैव नो बैकग्राउंड, आई हैव नथिंग, और आज मैं अगर कोई चीज़ हूँ तो ये प्योरली अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और वही ये मेहरबानी उस सेंस में भी है कि उसने मुझे कुछ अच्छे टीचर्स दिए, जिसमें मैंने आपको नाम लिया इमरान अफजल। मेरी लाइफ के अंदर ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोफेशनल लाइफ में। इमरान साहब जिन्होंने स्टार्ट किया, अशफाक साहब जो पैक में थे, और तीसरे एजाज साहब जो मेरे इस फर्म के। इन तीनों लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, तीनों लोगों ने मुझे एक बात पहले दिन कही कि एथिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमेशा सच बोलना और सही बात करना। जब मैंने सही बात करनी है तो मैंने किसी टीचर को गोली नहीं दे सकता, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यानी इवन यहाँ से अगर मैं प्रोफेशन से देखूँ तो मुझे हर चीज़ को लेके चलना। और तीनों कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर लोग थे कि मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बहुत झाड़ पड़ी है इन, यानी पहले दोनों से। एजाज साहब जो थे वो कभी किसी को एक्स्ट्रा लफ्ज़ नहीं कहते थे, लेकिन बाकी दोनों ने बहुत झाड़ा मुझे, ठीक है। लेकिन उन दोनों की झाड़ में हमेशा ये होता था कि मुझे ये कहा जाता था कि इसको तुमने सही नहीं पढ़ा, इसको ये नहीं किया और इसको वो नहीं किया, यानी ये सारा फोकस ही वो होता था। तो जिसकी बेसिस पे मुझे ज़रा, यानी जो आपने अभी एक फ़िक्रा यूज़ किया, शायद मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मुझे यानी कोई भी चीज़ अगर करनी है तो अगर मैं आपके पास आऊँगा उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँगा।
यानी मैंने अपना केस लेके जाना है कोई टैक्स ऑफिस में, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन करके जाना है, हर एंगल से करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर अपने काम के साथ सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला की मदद आना शुरू हो जाती है। यानी आपको देखें, चीज़ें कुछ चीज़ें ना बड़ी कॉमन, ये जो नेचर है ना उसके कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। नेचर मेहरबान होती है इंडिविजुअली भी, मैं उसका बिलीवर हूँ कि इंडिविजुअली भी होती है, लेकिन नॉर्मली नेचर सिस्टम के साथ चलती है। नेचर कहती है कि भाई आपने ये स्टेप करने हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलता जाएगा। एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रिजल्ट हो जाता है, कहीं पे थोड़ा सा लो डाउन भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली एक जैसा सिस्टम होता है जिसके अंदर पूरी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है वो डेडिकेशन है, कंटिन्यूटी है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लैरिटी है और हार्डवर्क है। यानी ये आपका काम है जो आपने करना है। उसके बाद रिजल्ट क्या आना है, ये अल्लाह ताला की आप पे मेहरबानी होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। और नॉर्मली मैंने देखा है कि मैंने कभी भी किसी चीज़ को अगर कोई सही नीयत के साथ सही काम कर रहा है तो थोड़ा सा डिले तो हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैंने कभी उसको फेलियर में नहीं देखा। मैंने कभी आज तक मैंने नहीं, ऑब्वियसली अब लाइफ गुजर गई, लोगों को भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर किसी ने गलत रास्ते से कोई चीज़ अचीव कर भी ली है तो वो सस्टेन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। यानी मैंने प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज़ जो एक लेसन सीखा है अपने साथ कि मैं कोशिश करता हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अथॉरिटी, मैं एफर्ट करता हूँ इस बात की कि मेरा हर आज का दिन यस्टरडे से बेहतर हो। मैं कोई चीज़ सीख लूँ, मैं कोई काम कर लूँ, कुछ कर लूँ। अगर मेरा प्रोफेशनल ग्राफ यानी ये इस वे में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो आई शुड बी हैप्पी। और मैं कभी इस ग्राफ को यूं लाइक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ये जो ग्राफ सडन, यानी मैं आज 2 लाख कमा रहा हूँ और सुबह 10 लाख की नौकरी मिलेगी ना तो मैं नहीं करूँगा, शायद मेरे जैसा बंदा करेगा ही नहीं। मैं कहेगा नहीं यार, खुदा ना खास्ता वहाँ ना हुआ ना तो वहाँ से गिरूंगा ना तो बहुत नीचे चला जाऊँगा। यानी ये मेरे साथ अपने साथ ये मसला है कि मैं कहता हूँ नहीं, मैं 2 कमा रहा हूँ तो अगली लाख 2.5 की मिल जाए या 3 की मिल जाए, बस मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। क्योंकि बड़ी जो ग्रोथ होती है बाज़ वक़्त उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो इस फर्म के अंदर फ्रेंकली फ्रॉम अ मैनेजर ज्वाइन किया, जैसे मैंने आपको बताया 98 में, और 2006 तक 8 इयर्स लगे मुझे, और 8 इयर्स में मैं पार्टनर बन गया। और उसमें मेरे यही था कि हाँ, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जो बेस्ट अपना एफर्ट करके रिज़ल्ट ले सकता था किया। क्योंकि हम देखें ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि इट्स अ कमर्शियल वर्ल्ड और कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू गेट एनी पोजिशन। ये मैं अपने तमाम लोगों को भी कहता हूँ कि जो भी चीज़ है आप अर्न करते हैं, अर्न आप खुद करते हैं। आपका रवैये, आपके काम, और सिर्फ इसमें काम नहीं होता, मसलन मिजाज भी होता है। मैंने जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था तो मुझे लोग कहते थे आपने एजाज साहब के साथ काम करना है। अच्छा, एजाज साहब क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल थे वो वेरी स्ट्रिक्ट, यानी उनके साथ, यानी मुझे आज भी याद है कि सर जाफर साहब ने मिलकर एक दिन मुझे पूछा, 1 साल गुजर गया, आप अभी भी उनके साथ हैं? और आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं कहता बताइए यार लोगों को क्या मसला है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। जब मैं एम्प्लॉय बन के आया हूँ तो मैं अपने आप को एम्प्लॉयर नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि दुनिया मेरी मर्जी से नहीं चलेगी। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को सीखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि मैं इतने बजे आऊँ, इतने बजे जाऊँ, ये काम इतने बजे करूँ, ये काम इतने बजे करूँ, तो मुझे करना है। मैं ही तो जॉब करने आया हूँ ना, मैं कौन सा कोई सेठ हूँ कि मैं कहूँगा यार नहीं। जब मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलना है, उनकी रूटीन को फॉलो करना है, उनकी चीज़ों को करना है। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो उनको कोई प्रॉब्लम, तो और ना मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये करना है। तो फिर मुझे क्या मसला, मुझे प्रॉब्लम तो तब होना कि मैं सोच के तो आया हूँ कि मैं सारा दिन बीच के ऊपर बैठूंगा, लग्जरी लाइफ होगी, वो सारी चीज़ होगी, और यहाँ आया हूँ तो मुझे काम करना पड़ गया वो चीज़ों की। लो, मैं तो पहले दिन सोच के आया हूँ कि भाई मैंने काम करना है, मैं एम्प्लॉयमेंट में आया हूँ, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं सैलरी भी बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जॉब लेनी है, मुझे काम करना है, तो मुझे जो भी सैलरी मिलेगी मैं करूँगा। और हमारे यहाँ बड़ी नॉर्मल ग्रोथ होती है, बड़ी स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट लगती थी, थोड़े पैसे होते थे। उस वक्त मैंने अपनी कंटेंटमेंट को रखा कि हाँ यार जितने भी पैसे ना काफ़ी।
भाई 2-3 हज़ार उस वक्त स्टाइपेंड मिलता था जो आखिरी था, तो उसके बाद मुझे मेरे ख्याल 20,000 रुपये की अगर नौकरी मिल गई तो मुझे तो मेरे लिए तो एकदम बहुत बड़े पैसे थे कि वही नहीं खत्म होते। तो मुझे कोई कहता था कि यार तू इतने थोड़े पैसे में काम करे, साथ के क्वालिफाइड ज़्यादा में चलेंगे, तो मुझे कहते इतने थोड़े, तो मैं उनको कहता यार यही नहीं खत्म होते तो मैंने क्या करने हैं, इससे ज़्यादा क्या करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशन में अगर आप रहते हैं तो फ्रेंकली ग्राफ आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और एकदम बाज़ ऊपर चले जाते हैं तो फिर एक लेवल पे जाके ग्राफ अगेन स्ट्रेट हो जाता है। सैलरी की एक लिमिट आ जाती है, प्रोफेशन में लिमिट नहीं होती। यानी फिर आप यानी फ्रैंकली अल्लाह का शुक्र है, यानी मेरे साथ तो एक ब्लेसिंग भी रही कि 20,000 भी ख़त्म नहीं होते थे और आज जितने मिलते हैं वो भी ख़त्म नहीं होते। यानी 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 वो है। तो ये एक यानी लाइफ के अपने साथ एक कॉन्टेंटमेंट का भी आपको ये करना जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ आप सिर्फ अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से अगर आप चलते रहें तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ज़बरदस्त सर, बड़ी खूबसूरत आपके साथ गुफ्तगू चल रही है और मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ कि बात से बात निकलती जा रही है। सर एक बात मैं स्टूडेंट के एंगल से आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर एक बच्चा जो कि स्टेट अटेम्प्ट्स में कैफ पास करता है, अक्सर वो इंटरव्यू में बैठता है और वो उसको बिग फोर से ज्वाइनिंग कॉल नहीं आती, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। मैंने तो ऐसे बच्चों को सुना है कि यार मुझे नहीं रखना तो फिर किसको रखना है इन्होंने, मतलब वो भी इस पॉइंट पर होता है। अच्छा, जब वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस बच्चे को क्या मैसेज है, या बहुत से ऐसे बच्चे जो कि बिग फोर में नहीं आ पाते जबकि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होती है? जी पहली बात अली एक चीज़ जहन में रखें, बिग फोर हो या स्मॉल फर्म हो, कोई भी बच्चा आएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में और अगर वो बच्चा अच्छा है तो कोई भी फर्म नहीं छोड़ती, उसे रख लेती है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हमने आज मैं अगर एम्प्लॉयर के तौर पे बैठा हूँ तो मेरा वर्किंग कैपिटल या मैंने जो सर्विसेज देनी है वो किसके थ्रू देनी है? स्टाफ के थ्रू देनी है। तो मैं बेस्ट स्टाफ रखना चाहूँगा। अगर मैंने बेस्ट सर्विस देनी है तो बेस्ट स्टाफ रखूँगा। तो अगर कोई लड़का अच्छा होगा और वो इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। अब अगर किसी को नहीं रखा तो इसका मतलब है कि उससे अच्छा मुझे अवेलेबल था। एक तो पहली बात है कि हम लोग बड़ी फर्म में तो ख़ास तौर पे रेफरेंस तो हमें आप इमेजिन नहीं करते, हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी कॉल्स आती हैं और हमें हर ब्यूरोक्रेट से भी कॉल्स आती है। तो हम अगर रेफरेंस पे रखेंगे तो हम अपना फर्म चला ही नहीं सकते, तो हम रेफरेंसेस तो कर देते हैं साइड। यानी हमारे यहाँ यानी अगर आप अब इस वक्त मुझे लगता है ये तमाम बिग फोर के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्टेड हुआ है कि आप उनकी जो एप्लीकेशन होगी वो सिस्टम बेस अप्लाई करेंगे, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और योर प्रीवियस बैकग्राउंड की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके बंदे देगा कि इनका इंटरव्यू करना है और उनमें से आपने अच्छे बंदे रखने हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो भी हो रहा होता है वो मेरिट बेस्ड होता है और अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सिफारिश नहीं है, दूसरे की सिफारिश थी, रादर उसका मेरिट नहीं बन रहा था। पहली बात। अब उसमें मेरिट क्या देखा जाता है, जो आपका क्वेश्चन है। देखिए जब बच्चा आता है ना तो जो इंटरव्यूअर होता है वो उस वक्त उसे देख रहा होता है वो कितने कॉन्फिडेंस से एंटर हो रहा है, उसने कपड़े क्या पहने हुए, जब वो आके चेयर पे बैठा है तो वो कैसे बैठा है, ये सारे कि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ग्रूमिंग। बड़ी फर्म्स को वेल ग्रूम्ड पीपल चाहिए होते हैं। इट्स नॉट ओनली ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रादर इनको चाहिए कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप बात किस स्टाइल से कर रहे हैं। तो एक पूरा सेट मार्क्स का होता है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। उस इंटरव्यूइंग पैनल में एचआर का बंदा अलग बैठा होता है जो सिर्फ ये चीज़ें देख रहा होता है, वो टेक्निकल नहीं देख रहा होता। दूसरी तरफ फिर आप टेक्निकल देख रहे होते हैं, यानी कुछ फॉर्म टेस्ट बेस्ड भी जा रही होती हैं, कुछ इंटरव्यू पे जा रही होती हैं, वो उसकी बेसिस के ऊपर मार्क्स वगैरह के अंदर जा रहे होते हैं वो सारी चीज़। और हमारी फॉर्म के अंदर फ्रेंकली यानी वी हैव नो अदर चॉइस। यानी मैं अगर कहूँ ना मेरा बेटा है और वो मेरिट पे नहीं आ रहा तो ये फॉर्म नहीं रखेगी। यानी हमने नंबर ऑफ केसेस विटनेस किए हैं जिसके अंदर एक पार्टनर पिट मरा है कि यार इस बच्चे को रख लो और वो मेरिट पे नहीं आया तो नहीं रखा गया। ठीक है। तो पार्टनर भी नहीं रखवा सकता यहाँ पे, तो आपको सिस्टम को फॉलो, और ये तमाम फॉर्म्स इसी तरह भी। तो उस बच्चे को ये चाहिए कि वो जैसे आपके आखिरी कैफ की अटैम्प्ट लेता है तो वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर कुछ एफर्ट करे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करे, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करे। ये काम उसे बिग फोर में एंट्री के लिए भी हेल्पफुल होगा
और ये सारी उम्र के लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंकली। मतलब यानी ये चीज़ तो आप भी ज़ाहिर है माशाल्लाह क्वालिफाई हुए टाइम हो गया, अब आपको भी पता है कि हर आदमी यहाँ पे तो ये देखता है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, आप किसी क्लाइंट ऑफिस में चले जाएं, आपकी सर से लेकर पाँव तक तो आपको स्कैन कर रहे होते हैं कि वो क्या रहा है, वो सारी चीज़ कि आप कौन है, क्या है वो चीज़ें। तो आपकी ये जो चीज़ें जो आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी, ये बहुत बेहतर वे में रिजल्ट देगी, एंड इट विल नॉट ओनली ओपन द डोर ऑफ द बिग फोर और द बिग फर्म्स, रादर ये थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करेगी। तो इन चीज़ों को ऊपर एफर्ट करनी चाहिए। वो एक दूसरी बिग फोर फर्म की पार्टनर है, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा हमने तो ये देखना होता कि क्या ये हमें रिप्रेजेंट कर सकेगा, उसकी क्या उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन, उसका उठना बैठना, जो सारे फैक्टर्स आपने बताए। तो यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी भी हैं, सिर्फ वो पेपर पास कर लेना इज़ नॉट ओनली द बेंचमार्क। बिल्कुल, ये तो यानी ये सारा इंपॉर्टेंट है ये एरिया, क्योंकि पेपर तो देखें जो सारे बैठे हैं वो सारे 4 अटेम्प्ट्स वाले हैं। असल मसला ये है ना, आपने तो ऑलरेडी फिल्टर एक लगाया हुआ है ना, इंटरव्यू पे तो बुलाया ही उन लोगों को है जो है 3 और 4 अटेम्प्ट्स वाले, इससे ज़्यादा वाले तो बंदा ही कोई नहीं है वहाँ। अब उसमें से फिल्टर हो ना, तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि देखें, मैंने तो फिर बार बार लोगों को कहता हूँ यार ये प्लीज़ छोड़ दो कि बिग फोर के अंदर ही आर्टिकल करके आपने रहना है। मैं तो कोई आके मुझे कहता है ना, तो मैं उसे कहता हूँ देख मैं बैठा हूँ, तो मेरे तो बिग फोर के आर्टिकल नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ और बिग फोर को ही लीड कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ है, तो इसमें क्या मसला है। और हमारे यहाँ और भी पार्टनर है, आई एम नॉट द ओनली वन, यानी हमारे यहाँ हैं। और इसी तरह आपको कई जगह पे मिलेंगे जो नॉन बिग फोर होंगे और बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर होंगे, और वो बहुत चीज़ होगी। सिर्फ हम देखते नहीं हैं उस लेंस से, हमें सिर्फ वो मेजॉरिटी देखने का शौक है और थोड़ा सा फेम का शौक है, बड़ी फर्म का ज़रा नाम लगाने का शौक है। तो वो एक शौक है, ठीक है, वो शौक पूरे करने हैं या प्रोफेशनल करियर लेके जाना, दीज आर टू डिफरेंट। असल में सर एक बहुत सी जगहों पर तो बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि आप हमें चार्ट अकाउंटेंट चाहिए या सीएफओ चाहिए, आर्टिकल फ्रॉम बिग फोर, उन्होंने इतना बड़ा लिख देते हैं, उसके बाद बंदा अप्लाई भी नहीं कर पाता। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से बंदे की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं करता कि ये चीज़ हुई है, लेकिन उसको हम यानी आई कैप लेवल पे भी डिस्करेज करते हैं, हम काउंसिल में भी ये बात करते हैं कि नहीं, ये बात जहाँ पे लिखी जा रही है उसको मना करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंकली, अगर कोई नॉन बिग फोर है और वो ग्रूम ज़्यादा है और वो वैल्यू ज़्यादा कर रहा होता है, तो होपफुली वो इंडस्ट्री उसे भी उठा लेगी। वो इंटरव्यू में आके बैठेगा तो वो तो प्रूव कर देगा कि मैं बेहतर हूँ उससे, तो वो क्यों नहीं रखेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर है, मैं फिर बार बार कहता हूँ हमारी जॉब प्राइवेट सेक्टर की है, जिसको आपने प्रूव करना है कि आई एम द बेटर पर्सन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं वो क्यों नहीं रखेगी आपको, तो उसके लिए तो मैंने सेल करना है अपने आप को। जी अच्छा सर, एक अजीब सा सवाल है लेकिन पूछ देते हैं आपसे, आप हैं मौजूद। एक तरफ एक बच्चा पीडब्ल्यूसी की भी उसको ऑफर लेटर आ गया है, ईवाई का भी ऑफर लेटर आ गया है, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? देखिए डिपेंड, ये पहली बात ये है कि जब भी कोई किसी फर्म में आ रहा है तो उसे एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, वन थिंग, कि वो किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और क्या काम करने जा रहे हैं। अब जितनी फर्म्स है ना, उनके अंदर हर एक के डिपार्टमेंट हो गए और स्पेशलाइजेशन फोकस हो गए। EY इज़ अ प्योरली स्पेशलाइज्ड फोकस फर्म। मसलन हम इवन पार्टनर्स के अंदर भी हमारी स्पेशलाइजेशन है, मतलब हम टैक्स पार्टनर, तो मेरा अपना एक एरिया, मैं उसके अंदर काम करूँगा, मैं किसी और एरिया में काम नहीं करूँगा। तो आपको तो ये देखना है कि पहले तो मुझे किस डिपार्टमेंट में मिल रहा है, मेरी चॉइस का वर्क है कि नहीं है, मैंने किस लाइन पे अपने आप को आगे लेके जाना है, आगे क्या करना है, मुझे ट्रेनिंग वहीं करनी चाहिए जो मेरा पैशन हो, जो मेरी चीज़ें, तो वहाँ से मैं सीखना शुरू करूँ वो सारी चीज़ें। वन थिंग। सेकेंड थिंग ये होता है कि देखिए मैं बताऊँ, हमारे पास कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो PwC की ऑफ़र को छोड़ के बैठे होते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़ के PwC चले जाते हैं। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, यानी सम पीपल से कि यस EY की कुछ ट्रेनिंग्स अच्छी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि PwC की ट्रेनिंग्स अच्छी हैं। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो मैं कहूँगा हाँ यार ये तो फील्ड है, आपको हो सकता है, क्योंकि मैं फिर वापस जाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि असल जो चीज़ होती है वो टीचर होता है आपका। अच्छा, हमारी फर्म्स के अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो PwC हो, चाहे वो EY हो, कोई भी हो, इसके अंदर पार्टनर स्टूडेंट को डायरेक्टली इंटरेक्शन बहुत कम दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो टीचर्स बनते हैं ना, वो बनते हैं हमारा मैनेजेरियल स्टाफ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर, यानी वहाँ पे जाके, या सुपरवाइजर, इवन कुछ जगहों पे जो पहले दिन इंटरेक्शन होता है तो वो तो शायद उसको अपने सीनियर से हो रहा होता है, सीनियर का सुपरवाइजर से हो रहा होता है, तो वहाँ करके जो इंटरेक्शन होता है वो सारे चल रहे होते हैं। तो इसलिए ये भी देखना चाहता है कि अच्छा यार आपको ट्रेनिंग कैसे मिल रही है, किस स्टेज के ऊपर मिल रही है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो होता है वो बाज़ औक़ात लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि A इज़ बेटर, B इज़ बेटर,
और सी इज़ बेटर। रादर आपको कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, लर्निंग कहाँ हो रही है, आप वहाँ चले जाइए, वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह वक्त गुजर रहा है, अब सिर्फ बात ऑडिट और टैक्स की नहीं है, कुछ कंसल्टेंसी भी है, कुछ आउटसोर्सिंग के हवाले से भी हमारी फर्म्स बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं और काम कर रही हैं। तो एक स्टूडेंट, अक्सर हमारे पास स्टूडेंट आते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि सर हम किस प्रोफेशन में जाएं। टैक्स को आप डील कर रहे हैं तो आपसे ये वाली सवाल पूछने बेहतर है कि वो कहते हैं कि यार टैक्स में कुछ तो सर्विसेज ठीक हैं, कुछ सर्विसेज ही ठीक नहीं है, वो हलाल हराम के भी कुछ सवाल हैं। प्लीज़ इसको आप कैसे, एक बच्चे को हम कैसे समझाएं, वो बच्चा जो कैफ तो पास कर गया, वो बच्चे सादगी में आके में बहुत कुछ कह देते हैं। अब सर आप प्लीज़। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। ये पहली बात ये है कि देखिए, ये जो हलाल और हराम है, इसका टैक्स से ताल्लुक़ नहीं है, इसका आपकी प्रैक्टिसेस से ताल्लुक़ है। वो चाहे अगर मैं ऑडिट गलत कर रहा हूँ और उसकी फ़ीस ले रहा हूँ तो वो ठीक है, और अगर मैं टैक्स में गलत काम कर रहा हूँ तो वो गलत है, लेकिन ऑडिट का गलत नहीं है। ये कंसल्टिंग में मैंने, यानी ये तो कॉन्सेप्ट है ना, आपने कोई भी लाइफ में काम किया है और अगर आपने लेट्स से एक एक्स रिम्यूनरेशन लिया एक सर्विस देने का और उसके बदले में वो नहीं दी, तो वो गलत हो गई, सारी चीज़ गलत हो गई, ठीक है। अब आप उसको किसी भी चीज़ से जोड़ दें, नंबर वन। नंबर टू, गलत और सही करना तो पर्सन के अपने हाथ में, कि मैंने चूज़ करना है कि मैंने रिश्वत दे के असेसमेंट करवानी है या मैंने केस को लड़ के असेसमेंट करवानी है, मेरिट के ऊपर करवानी है, मैंने किसी का काम गलत तरीके से करना है या सही करना है, ये तो मेरे ऊपर है। तो मैंने डिसाइड करना है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। तो ये तो बच्चे जो भी प्रोफेशन, एक तो ये साइड पे रखते हैं। मैं पहली बात ये कहता हूँ कि ये साइड पे रख दें। मैंने डिसाइड करना है कि मैंने काम ठीक तरीके से करना है और मैंने ईमानदारी से करना है, ये साइड पे हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने लाइन लेनी है, आपको दो चीज़ें अपने माइंड में लेके आनी। पहली बात कि मैंने जब स्टार्ट करना है तो मुझे बेसिक नॉलेज चीज़ों का होना चाहिए, यानी मैंने, और ये जो स्टार्ट होता है ये डेफिनेटली अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन चीज़ों के साथ जब आपकी सेंस बननी शुरू होती है और वो सारी चीज़ें होती हैं तो वो आपको ग्रूम कर रही होती हैं कि अच्छा क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है। सिमिलरली टैक्स का अपना बैकग्राउंड है, कंसल्टिंग का अपना बैकग्राउंड है। आज हम लोग EY इस नतीजे पे पहुंची है कि चार्ट अकाउंटेंट होना काफ़ी नहीं है, आपको स्पेशलाइज्ड चार्ट अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, तो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक है वो चार्ट अकाउंटेंट जिसको हर चीज़ आती है, ऑडिट भी कर लेगा, फलां भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, लेकिन एक्सपर्ट किसी फील्ड का नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज बेस इतना बड़ा हो गया है। अगर मैं आपको सिर्फ टैक्सेस की बात करूं तो टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कभी आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका क्वांटम कितना है, केस लॉस कितने हैं, कितनी चीज़ें। सेल्स टैक्स को उठा के देखेंगे कितना है, फिर 4 प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, FED का लॉ अलग है। जब आप टैक्स कर रहे होते हैं तो साथ CVT भी आ रहा होता है, साथ अदर सोशल सिक्योरिटी, EOBI, ये भी। तो क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि एक आदमी ये सारी चीज़ें कर लेगा? तो मैं कहूँगा नो, नहीं कर सकता। जो मर्जी कर ले, आप अपने अंदर कोई वो चिप भी लगवा देना तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कुछ है कि आप हर वक्त प्रोसेस ही नहीं कर सकते उस सारी चीज़ को। तो आपको तो लाइन बनानी है। सिमिलरली ऑडिट, आज स्टैंडर्ड पता नहीं कितने हो गए। मैं कहता हूँ अच्छा वो स्टैंडर्ड ही लेके आके, यानी मैंने अगर ऑडिटर बनना है तो मुझे तमाम स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद अगर इतना नॉलेज, और सिर्फ नॉलेज होना नहीं चाहिए, इसको हर वक्त मैंने अपडेट रखना है। हर वक्त चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो चेंज हो रही हैं, जो हो रही हैं। अगर मैंने उसको कहीं पे अपने आप को अपडेट नहीं किया और एक गलती होगी तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ तक CFO हूँ और मुझे ट्रीटमेंट नहीं आता किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे तो इतने बैकग्राउंड के साथ अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा यस, वन हैज़ टू गेट स्पेशलाइजेशन और अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर काम करना शुरू करना चाहिए। और फील्ड सारे अच्छे हैं, आप ऑडिट हो, आप टैक्स हो, आप कंसल्टिंग हो। ऑडिट थैंकलेस जॉब है। मैं कहता हूँ, यानी ऑडिट पार्टनर शायद नाराज हो जाए मेरे से इस बात के ऊपर कि मैं उन्हें कहता हूँ कि पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान लोगों को ऑडिट की वैल्यू रियलाइज नहीं है, जिसकी वजह से ऑडिट फी भी प्रॉपर नहीं होती, ऑडिट के वो भी नहीं होती। अथॉरिटी होती है, टैका होता है, वो बच्चों को शौक होता है कि हम ऑडिटर हैं जी, कंपनी में गए हैं, ज़रा कंपनी के लोग भी आगे पीछे हो रहे हैं, खाना शाना भी अच्छा मिल गया, वो भी सारी चीज़ें हो गई, प्रोटोकॉल भी मिल गया, तो वो एक कशका होता है, आप ये कह लें कि वो सारी चीज़ें। लेकिन उनका जब एंड रिजल्ट आता है तो वो क्या होता है? मतलब मुझे आज भी याद है कि मैंने जब मुझे एक बहुत अच्छी जॉब दरमियान में ऑफर हुई, तीसरा साल था मुझे,
तो मैं अपने सीनियर पार्टनर के पास गया और मैंने कहा जी ये जॉब है तो मुझे जाना चाहिए। तो उनका फिक्रा था, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ऑडिट के होते तो मैं आपको कहता चले जाओ, आपका टैक्स का फील्ड है और आई विल रिकमेंड यू टू स्टे हियर, यू हैव अ कैरियर हियर। तो मैं यहाँ पार्टनरशिप में, ऑडिट का स्लॉट बहुत होती, तो चॉइस होती है फर्म के पास कि ए को बनाना है, बी को बनाना है, सी को बनाना है। इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि उनमें से किसको रखना है रख लें, जिसको जाना है जाए यार। वो कोई टैक्स में थोड़े लोग होते हैं, कंसल्टिंग में थोड़े लोग होते हैं, और उनमें जो थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो उसकी गुड्डी जो होती है वो चढ़ी रहती है। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें होती हैं जहाँ आप ले लेते हैं तो यहाँ आप इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आप थोड़े होते हैं आप, तो आपकी तो डिमांड होती है हर वक्त की। यानी आज भी आप किसी सीए फॉर्म में चले जाए, मैं एक अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ, और आप उन्हें कहें कि टैक्स का बंदा चाहिए, हर बंदा ढूंढ रहा है कि टैक्स का बंदा मिल जाए। इतनी शॉर्टेज है, इतनी शॉर्टेज है कि हर, यानी मुझे अक्सर दोस्तों के फ़ोन आए थे, कोई बंदा देते हो, मैं कहता हूँ मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। यानी हम हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं आदमी कि कोई अच्छा आदमी मिले नहीं तो हम उसे हायर कर लें। इतनी शॉर्टेज है टैक्स के लोगों की। कंसल्टिंग यू कांट इमेजिन, यू कांट, यानी वो जो सब लोग ये कह रहे हैं कि ईवाई ने हमने इस वक्त हमारी फर्म ने ऑडिट कम करती है, हमने ऑडिट ना होने के बराबर कर दी है, और हमने अपने आप को शिफ्ट कर दिया ईवाई ने कि कंसल्टिंग में काम करना। रीज़न, अच्छा अगेन ये कमर्शियल डिसीजन है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये नज़र आया है कि ओके वैल्यू तो कंसल्टिंग में, पैसे भी कंसल्टिंग के अंदर है, तो क्लाइंट भी रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं कंसल्टिंग को। तो हमें क्या ज़रूरत है उस काम को करने की जिसके अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा, लाइसेंस का ख़तरा ज़्यादा, रेपुटेशनल रिस्क का ख़तरा ज़्यादा, और आगे से रिवॉर्ड भी ज़्यादा कम। तो मैं क्यों नहीं रिस्क में भी ज़रा कम हो जाता हूँ। मैं टैक्स में, मेरे कोई किसी का खुदा ना खास्ता मेरे से गलती हो जाएगी तो क्या करेगा, वो केस अगली दफ़ा मेरे से नहीं कराएगा, किसी और से करवा लेगा। मेरी फर्म को कोई लॉस नहीं होगा, मेरी रेपुटेशनल डैमेज नहीं होता, मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो ऑडिट गलत हो जाए तो मुझे SCCP, ओवरसाइट बोर्ड, आई कैप पेनल्टी लगाएगा, लाइसेंस कैंसिल करेगा, ये सारी चीज़ें हो रही होती। तो कोई भी चीज़ जब आपने सिलेक्ट करनी है तो पहली बात बच्चे ने ये देखना कि यार मैंने किस तरफ जाना है, डिमांड क्या है, वन थिंग। सेकेंडली मेरा टेम्परामेंट क्या है, मेरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद किस चीज़ में पसंद करता हूँ। हो सकता है मुझे टैक्स अच्छा लगता है, आपको कंसल्टिंग अच्छी लगती है, किसी और को ऑडिट अच्छा लगता है, ओके। तो मैं ये हमेशा कहता होता हूँ कि काम वो किया करें जो आपको अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है फिर वो काम नहीं होता, वो आपका शौक होता है, और जो शौक होता है उसमें जब आप काम करते हैं तो उसको जो आपका रिवॉर्ड मिलता है वो अनलिमिटेड होता है। यानी एक तो वो, दूसरा ये होता है कि आप उसमें थकते नहीं हैं। यानी आप जितनी देर मर्जी बैठे रात, मुझे नहीं पता होता कि टैक्स की कोई अगर कोई ओपिनियन राइटिंग आ गई जो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है, तो रात के जितने मर्जी पहर हो जाए मैं नहीं उठूंगा, मैं उसको बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड उस वक्त जो होता है उस प्रोपोजिशन में फंसा होता है, वो उसी को सोच रहा होता है कि अच्छा इसका ये होना है, इसका ये होना है, इसका ये होना है। उसको वो ये नहीं सोचता कि इसके पैसे कितने मिलेंगे, इसके क्या होगा ना, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा होता। वो ये सोच रहा होता है कि नहीं इसको तुमने प्रूव करना है। जैसे होता है ना कि इंसान की लगन होती है कि नहीं ये मैंने करना है यार, ये तो अचीव कर, वो उन्हीं चीज़ों पर होता है जिस पर आपका शौक होता है। और वंस यू आइडेंटिफाई कि आपकी लाइकिंग क्या है, हमारी सोसाइटी का, मैं अक्सर ये कहता था, हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हम लकीर के फ़कीर बन के एक लाइन पे चलना शुरू कर देते हैं और उसी में लगे रहते हैं। मैट्रिक कर लिया, हम तो गांव के लोग हैं, यानी मैट्रिक कर लिया, FSC कर ली, BSc कर ली, BA कर लिया, MA कर लिया, और उसके बाद नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते रहे और फाइनली क्लर्क भर्ती हो गए। ये सोसाइटी के साथ तो हम अनफॉर्चुनेटली हम ये भी नहीं देख रहे होते कि किस चीज़ की डिमांड है और मुझे क्या पसंद है। मैं तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहा होता। जिस दिन मैं शौक के साथ पढ़ना शुरू कर दूंगा और उस फील्ड में मैं जॉब तो आजकल है, आपको एक तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि बंदे नहीं मिलते। आप ज़रा दूसरा अलमिया देखें कि इस वक्त बंदे नहीं मिलते मार्केट में। मुझे अगर पर्सन हायर करने हैं तो बंदे नहीं है अकाउंट, और इस वक्त CA की जितनी डिमांड है, यू कांट इमेजिन, यानी इस हमारी फर्म जैसी फर्म को क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे। यानी ये हालत मैं बता रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट एम्प्लॉयर। हम मार्केट से ज़्यादा सैलरीज देते हैं, हम मार्केट से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, हम, हमारा ब्रांड वर्थ बड़ी है, सारा कुछ है, इसके बावजूद अच्छे लोग नहीं मिलते। तो और क्या इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि अकाउंटेंट की इस वक्त कितनी डिमांड है, कितनी चीज़ें हैं, और बाहर जा रहे हैं हमारे अपने लोग, मेजॉरिटी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यानी यूरोप में पाकिस्तानी चार्ट अकाउंटेंट इतना गया, ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गए, यानी ये लोग वहाँ तक जाके, और वो क्योंकि हमारा अकाउंटेंट फ्रेंकली इंटरनेशनल मार्केट के बिल्कुल इक्वली ट्रीट हो।
यानी हम वही स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जो वहाँ के लोग पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हमारे क्वालिफिकेशन और वहाँ क्वालिफिकेशन सेम है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सेम है, तो जिसकी बेसिस के ऊपर वर्ल्ड वाइड डिमांड है अकाउंटेंट्स की, और उसकी वजह से हमारे लोग बहुत बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देख के चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जबरदस्त सर, मेहनत करें, जो इंटरेस्ट है उसको परसू करें, आगे बढ़ें, और आप कह रहे हैं कि हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी मैं तो कह रहा हूँ जो मर्जी कर लें यार, जो मर्जी कर लें आप यानी आप कंसल्टेंसी कर लें, आप ऑडिट कर लें, आप टैक्स कर लें, आप इवन अब हमारे लोग आईटी की तरफ भी, मैं अभी एक आईके में सेशन था थोड़े दिन पहले, तो मैं उन्हें कह रहा था कि भाई मैं हर वक्त एडवोकेसी कर रहा हूँ कि यस आप एक लाइन लें प्लीज़, यानी आप शुरू के पीरियड में आप सीख लें, ऑडिट शॉडिट जो करना है आप कर लें, और उसके बाद अपनी एक लाइन बना लें और आपने उसी लाइन में रहना है। यस मैं फिर ये कह रहा हूँ ग्राफ ग्रेजुअल चलेगा, लेकिन हर आने वाला दिन बेहतर होगा पिछले दिन से आपका ग्राफ, और आप हमेशा ऊपर जाएंगे, हमेशा ग्रो करें। ग्रोथ हमेशा लॉन्ग टर्म ही जो होती है, और सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो हम हमेशा पढ़ते हैं ना, हमें पढ़ाई जाती है। तो सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो आती है एक फील्ड के अंदर कंटिन्यूटी के साथ लगे रहें। जब आप एक फील्ड के अंदर कंटिन्यूटी के साथ, ईमानदारी के साथ लगेंगे तो ग्रोथ तो रुकती नहीं। जबरदस्त। अच्छा सर, आजकल ये जैसे भी आपने भी बात की, एक तरफ फॉरेन लोग जो हैं, आपने इतनी डिमांड और ये सारी बातें भी रियलिस्टिक हैं, बट एक तरफ लोग ना कुछ ये चाहते हैं कि बाहर चले जाएं, और बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आ जाती हैं। तो एक फ्रेशली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट अक्सर कंफ्यूज होता है कि मैंने स्टार्ट करना है, सर आप बताएं मैं बाहर चला जाऊं या मैं पाकिस्तान में रहूं, और पाकिस्तान में मैं फर्म में जाऊं या इंडस्ट्री में जाऊं, तो हम उसको क्या एडवाइस करें? आपसे बेहतर तो कोई एडवाइस नहीं है। ये एडवाइस उसे ये कहनी है कि तेरा दिल क्या चाहता है। पहले सवाल देखें, दो लाइनें, एक है कि क्या मैंने पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर रहना है, और दूसरा क्वेश्चन है क्या मैंने फर्म में रहना है या इंडस्ट्री में रहना है। ठीक है, ये दो बेसिक क्वेश्चन है। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है, ये पर्सन का सेल्फ डिसीजन है, कंसिडरिंग हिज रिक्वायरमेंट, हिज फैमिली सिचुएशन, his personal things, his personal liking, disliking. मुझे बाहर जाना कभी भी पसंद नहीं था, मेरे बच्चों को शायद बाहर जाना ज़्यादा पसंद रहा, तो ये तो हर एक अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो इसलिए उसके ऊपर उसको जाना। मेरे हो सकता है मेरे हालात इजाज़त, मुझे पेरेंट्स के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता हो, उसको गोरों के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता हो। वो तो बेसिकली वो तो ज्यादा, वो तो ल्यूक्रेटिव ऑफर ही ऐसी होती है कि यहाँ पे 3 लाख सैलरी है, वहाँ पे 12 लाख सैलरी है, तो फिर वो सोचते ये जो है ना, ये वो क्या है कि दूर के ढोल सुहाने। ठीक है, मैं लंदन में अपने दोस्तों के जब जाता हूँ तो मैं अक्सर उनको छेड़ता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब आप कौन सी लाइफ में रह रहे हैं, आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जिस साइज़ के, आप कभी गौर करें आपका जो क्वीन साइज बेड है ना, वो मेरे बच्चे के बेड का होता है, उस साइज का जो बेड होता है। वो तो करवट लूँ तो मैं कहता हूँ नीचे गिर जाऊंगा यार, तुम्हारा तो बेड ही इतने छोटे हैं, क्योंकि वो छोटे इन्वायरमेंट। वो गाड़ियाँ अच्छी महंगी भी रखी होती हैं, तो वो ट्रेन के ऊपर ट्रेवल करते हैं क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रहा है। अब ये हर एक का अपना ना, मुझे ये लाइफस्टाइल बुरा लगता है, दूसरे आदमी को ये लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता होगा कि ओके एक क्लीन एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर चीज़ है, पैसे तो जो उसने 12 लाख वहाँ कमाने हैं, वहाँ उसके अंदर वो हैंड टू माउथ होता है। मैं 3 लाख के अंदर ज़्यादा खुश होता हूँ यहाँ के अंदर जो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो इसको कंपेयर करने की ज़रूरत है, अर्निंग को हमेशा स्पेंडिंग के साथ मिला के कंपेयर करना है। नेट सेविंग क्या है, मैं 3 लाख में से अगर यहाँ 50,000 रुपये बचा लेता हूँ और वहाँ 12 लाख रुपए में से मैं महीने के आखिर में पैसे मांगता फिर रहा होता हूँ, तो ये 3 लाख बेहतर है कि 12 लाख बेहतर है? तो ऑब्वियसली वैसे ये तो कंपैरेटिव डिसीजन है, तो इसलिए इट्स नॉट अ सिंगल डिसीजन कि 12 लाख है और 3 लाख है, तो इसको तो साइड पे कर देना चाहिए। ये जो बाहर जाने का, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो पैसे तो यहाँ पे भी बहुत है, पैसे तो यहाँ नहीं ख़त्म होते हैं। जो यानी सैलरीज़ की यहाँ पे भी फ्रेंकली कोई लिमिट नहीं है। आप जितने अच्छे लोग हैं उनको अपनी मर्ज़ी की मिल रही होती है। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम है। यहाँ आपको फैमिली, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि चले मैं शाम को जब घर जाता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ, मेरी मदर मेरे है, तो बच्चों के साथ जब बैठता हूँ और अपनी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में रहता हूँ। यानी मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप बाहर जाया करें सैर करने के लिए, रहने के लिए नहीं, रहने के लिए जो अपना मुल्क होता है। यहाँ खुदा ना खास्ता मुझे आज कोई इमरजेंसी होती है ना, तो मेरे साथ 50 बंदे खड़े होते हैं,
वहाँ कोई इमरजेंसी होती है ना, तो आई विटनेस के वहाँ क्या सूरत हाल होती है, बहुत प्रॉब्लम है। मेरी तो फैमिली के मेंबर्स बाहर हैं, आई नो देयर प्रॉब्लम। तो वो भी एक साइड है, यानी एक साइड जो आपको अच्छे वाली नज़र आती है ना, कि पैसे वाली, तो दूसरी वो साइड्स भी हैं कि आप देखेंगे तो वो हर वक्त बेचारे उदास बैठे होते हैं, परेशान बैठे होते हैं कि यार अच्छा फलां से नहीं मिले, फलां ये नहीं हुआ, तब ईद आ गई है, ईद वाले दिन भी काम करना पड़ रहा है कि छुट्टी नहीं है यहाँ पे। तो ये भी तो सारी, यानी अब आपने क्या फोरगो करना है, क्या अर्न करना है, ये आपके ऊपर है। पहली बात ये, पैसे आपकी जो किस्मत में है ना, वो हर जगह मिल जाते हैं। मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो आपकी किस्मत के हैं वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, जो बाहर होगा वो उसको भी मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो डिसीजन ये करेंगे व्हाट लाइफस्टाइल यू लाइक। अगर आपको अपने, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार मैंने आइसोलेशन में रहना है, ओके मैंने अकेले रहना है, मैं वो हूँ, तो ओके उन लोगों को बाहर जाना चाहिए, होना चाहिए, वो वहाँ पे काम कर लें। जिन लोग कहते हैं कि नहीं मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मुझे बाकी ज़रा एक्सटेंडेड फैमिली, एक है अपनी फैमिली तो आप चारों पर मूव कर लेता है, वो साथ हो जाता है। एक होता है कि वो कहता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि यार बाहर जाएंगे, एक जनरेशन तो शायद मेरे साथ थोड़ी सी मिलेगी जुलेगी, अगली जनरेशन तो बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यानी मैंने, हमारे बल्कि पार्टनर थे सीनियर, उन वो यूके की नेशनलिटी छोड़ के यहाँ आ गए थे, अपने बच्चों को लेके आ गए यहाँ पे, सारा कुछ करके आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो अपने बच्चों के साथ उस एनवायरनमेंट के अंदर फिट इन नहीं होता। मैं इसको भी साइड पे करता हूँ, क्योंकि अब एनवायरनमेंट भी फ्रेंकली हर जगह पे एक जैसे ही, मैं तो अब इस चीज़ का भी कहा है लोगों के, एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट साइड पे करते हैं। येस, वेदर यू वुड लाइक टू लिव विद द पीपल जो आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो आपके साथ परेशानी में है, तो यहाँ रह लें। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सर्वाइव अलोन, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बाहर चले जाएं। देन आगे आपने प्रोफेशन में रहना है या इंडस्ट्री में जाना है, ये भी पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा हमेशा से दिल था कि मैंने प्रोफेशन में रहना है, मेरे से सेठ की नौकरी होती। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मैंने पेट जॉब करनी है, 9 आना है, क्योंकि प्रोफेशन की अपने चैलेंजेस भी हैं, फिर वो सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है, वो सारा कुछ होना है। इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं। इंडस्ट्री में बाज़ वक़्त शुरू में बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाती है, प्रोफेशन में स्टार्टिंग कम सैलरी पे हो रहा होता है, तो क्या आप कम सैलरी से सर्वाइव कर लेंगे? शुरू में तो वो है, अगर आप शुरू में ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं ले ले, वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। मतलब कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। मतलब लाइक मुझे अच्छी तरह याद है, जो मुझे वो कह रहे थे, MNC थी जो मुझे बुला रही थी और मुझे बहुत पुश कर रही थी कि तू आ जा हमारे पास, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार ये देख हमारे यहाँ तो ज़्यूरिख ट्रांसफ़र हो जाता है और फलां हो जाता है, तो तू वहाँ चला जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी ऑफ किया कि नहीं, टू कंटिन्यू इन द प्रोफेशन एट अ लोअर सैलरी। हालांकि मुझे बहुत ट्रिपल सैलरी ऑफर कर रहा था, सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे पैसों का इतना, यानी सोच की मेरी ये थी कि नहीं पैसे तो जो भी, देखिए पैसे जितने भी हों वो कम होते हैं, और अगर आप कंटेंट हो जाए तो जितने हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये पैसे को तो रखता हूँ मैं हमेशा साइड के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि ये आपकी सेटिस्फेक्शन आप दूसरी चीज़ों से लेना शुरू करें, कि आपको जो काम कर रहे हैं उससे मज़ा आ रहा है। तो आप प्रोफेशन में अगर काम करना चाहते हैं और वहाँ मज़ा आपको आता है, कि आपको ऑडिट अच्छा लगता है, आपको टैक्स अच्छा लगता है, आपको कंसल्टिंग अच्छी लगती है, आपको प्रोफेशन करना चाहिए। ये बहरहाल इसमें जॉब नहीं है, ये आपका काम है। और दूसरी तरफ रह जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो जॉब करनी है और मैंने चीज़ करनी है, तो देन आप इंडस्ट्री में चल जाएं। और एक और फील्ड है जिसको कोई भी नहीं सोचता, और मैं अक्सर अब मैं लोगों को एडवोकेसी कर रहा हूँ उसकी, और मैं कहता हूँ कि हम सारी उम्र लोगों को बिजनेस की कंसल्टेंसी देते हैं और हम खुद नहीं करते। हम एम्प्लॉय पैदा हुए, चाहे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ चाहे कुछ कर रहा हूँ, एम्प्लॉय पैदा हुआ और एम्प्लॉय मरना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। हमारा प्रोफेशन तो हमें बिजनेस सिखा के आता है, तो व्हाई नॉट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। तो उस पर भी हमारे प्रोफेशन के लोगों को सोचना चाहिए, और उस तरफ भी एफर्ट करनी चाहिए कि वो हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने काम शुरू किए हैं और वो हो रहे हैं सक्सेसफुल। बल्कि हमारे EY के क्वालिफाइड है जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, एक इंडस्ट्री भी चला रही हैं, तारिक साहब, वो उनका टेक्सटाइल एक उन्होंने बना लिया और वो चला रहे। बट वी शुड थिंक इट्स नॉट ओनली कि मैंने नौकरी ही करके पैसे कमाने हैं, रादर कोई बिजनेस भी कर सकता हूँ, तो वो भी एक ऑप्शन है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक ऑप्शन है, यानी सो दीज ऑल आर ऑप्शन जो सारी हैं जिसके अंदर देख के कर सकते हैं। अच्छा सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से याद आया, एजुकेशन स्कीम नई नई अभी आई है। एक तो एक आप काउंसिल मेंबर भी हैं तो आपसे ये बात कर सकते हैं सर। बिल्कुल एक बच्चे ने पेपर दिया है और अगले पेपर वाले दिन वो घर आया है और अगले पेपर की तैयारी करनी थी उसने, दूसरे पेपर के बाद तो आई कैप पर अपलोड हो गई, फेसबुक पर भी हर जगह शोर पड़ गया कि स्कीम 2025 आ गई।
हमारा मतलब हम एज ए टीचर थोड़ा कोड रहे थे कि यार जरा एक हफ्ता ठहर के अगर आई के वाले वेबसाइट पर अपलोड कर देते तो आसानी थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट हो गई, उन्हें एकदम ऐसा लगा कि अब ये स्कीम तो पुरानी होगी, पता नहीं इसका फायदा होगा या नहीं। ऑल्दो कोई इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं थी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? उस एजुकेशन स्कीम का नाम क्या है? एजुकेशनल स्कीम 2025। दैट्स थैंक्स कि एटलीस्ट आपको ये पता है कि 25 उसका नाम है। जी सर। ठीक है, और आज हम 24 में बैठे हैं ना, जी सर। 25 तो नहीं है। नहीं। तो अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि अगर उस स्कीम का नाम 25 है और 24 में बैठ के मैं सोचना शुरू कर रहा हूँ, तो फिर मैं अब बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम के दिनों में हर डाइवर्जन जो कि मुझे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैंने पढ़ाई से भागना है, मैंने पेपर से भागना है। ऐसे ये मसला नहीं है कि फ्रैंकली के पेपर से 2 दिन पहले आ गई या पेपर से 4 दिन पहले आ गई, उसका नाम 2025 है, तो उसका क्या ताल्लुक है 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे नहीं, हैं कोई ताल्लुक उनके साथ कोई कोई ताल्लुक, ताल्लुक टीचर्स को भी कोई ताल्लुक नहीं, नहीं। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। हमने तो बार बार एक ही मैसेज किया, बच्चों इसको छोड़ो, अपने पेपर पे ध्यान पेपर दो। पे ध्यान दो, पेपर दो, जो सारी चीज़ करे। और वो जो स्कीम आई है आज की डेट में अगर आप देखें तो मुझे तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 25 में भी इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्कीम का अपना प्रोसीजर है। आप भी माशाल्लाह एक कॉलेज के साथ हैं, एजुकेशन को समझते हैं कि हमारे यहाँ स्कीम एक लॉ के प्रोसेस के तहत आती है। स्कीम इज़ नॉट कि कौंसिल ने सुबह अप्रूव कर दिया और आपने कह दिया कि जनाब ये लें, अब परसों से ये लगी है, तो ऐसा नहीं होता। इसका एक स्टेप होता है, क्योंकि हमें जब हम स्कीम ड्राफ्ट करते हैं तो अभी ये जो स्कीम आज जिस स्टेज के ऊपर है, ये एक ड्राफ्टिंग स्टेज के ऊपर है। आज हमने कमेंट्स लेने के लिए रिलीज़ की है, क्योंकि इसका स्टेप ये होगा कि आज मैं कमेंट्स चाहता हूँ पर्टिकुलरली ऑल दोज पीपल जो एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं और वो क्वालिफाइड है और वो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो मुझे बताएं आके कि यार इस स्कीम के अंदर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, कौंसिल ये गलत कर रही है, ये चीज़ कर रही है, ताकि हम अपग्रेड मज़ीद कर सकें। हम ये वापस आएंगे कमेंट्स, हम दोबारा कौंसिल में उन सारी आपकी गुफ्तगू को डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर दोबारा स्कीम को अपडेट करेंगे। आज जो चीज़ दी है वो ब्रॉड आउटलाइन दी है। अभी तो आपको सिलेबस भी नहीं बताया मैंने कि कौन से पेपर का क्या है, तो आपको क्या पता कि किस पेपर में क्या होना है या क्या चीज़ होनी है। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको थीम दी है। आप अगर इसको कहें तो इट्स नॉट अ स्कीम, इट्स अ थीम ऑफ द स्कीम कि हम इस तरह सोच रहे हैं, सो दैट कि हम एक जॉइंट विजडम चाह रहे हैं कि यस हम जो सोच रहे हैं कौंसिल में ये कहीं आइसोलेशन में गलत तो नहीं सोच रहे। तो मैं मार्केट का फीडबैक लेना चाहता हूँ, मुझे इंडस्ट्री का फीडबैक चाहिए कि वो किस किस्म का चार्ट अकाउंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, मुझे फर्म्स का फीडबैक चाहिए कि वो क्या चाहते हैं कि जब बच्चा फर्म में आए तो उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो सिमिलरली टीचर्स का फीडबैक चाहिए कि वो मुझे गाइड करे आके कि भाई ये स्कीम ये होती है, तुम्हें क्या पता कि ये चीज़ क्या होती है, ये पढ़ाना ये होगा, ये चीज़ होगी, ये होगा। तो ये एक इनिशियल फीडबैक के लिए, ये कमेंट के लिए भेजी गई है, वो आएंगे। उसके बाद हम आपकी फीडबैक की बेसिस के ऊपर इसके थीम में चेंजेस करेंगे, देन इसका सिलेबस बनेगा। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट में जाती है, इसको कैबिनेट अप्रूव, फेडरल कैबिनेट हमारे लॉ के तहत इंस्टीट्यूट बना हुआ है, फेडरल कैबिनेट अप्रूव करती है और गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रिंट होगी, तो उस दिन अप्लाई होगी। और उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली वर्डिंग होगी कि जिस दिन गजट में होगी उसके इतने अरसे बाद अप्लाई होगी। अच्छा। तो वो आपको प्रॉपर टाइम और हर चीज जो होगी वो मिलेगी उस सारे के अंदर। तो आज तो सिर्फ इसलिए ये आज स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। पहली बात ये कि स्टूडेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो है उन लोगों से है ताल्लुक है इसका जो इसके ऊपर फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस है, हमारा लॉ का प्रोसेस है कि हमें कंसल्टेशन करनी है, हमें सब लोगों के वो लेने हैं और उसकी बेसिस। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत स्कीम आती है और ये हमेशा ऐसे आती है। इसके लिए कभी कोई नहीं देखता कि इस वक्त पेपर लॉन्च हो रहा है, पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स को प्लीज़, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि प्लीज़ यार इसके नाम को ही देख लो ना, तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, जाओ तुम अपना पेपर दो और अपने आप को जो है ना फोकस करो पढ़ाई के ऊपर और इधर उधर के बहाने ना ढूंढो अपने टाइम जाया करने के लिए। वो इसके ऊपर पहले लिखा हुआ है ना, हटो बच्चों तो मसला हल हो जाना। बिल्कुल ये बच्चों के लिए थी ही नहीं असल बिल्कुल, में, बिल्कुल, ये तो ऊपर के सीनियर्स के लिए या फर्म्स के लिए या टीचर्स के लिए थी, ताकि वो अपना फीडबैक दे। जबरदस्त सर। अच्छा, हमारी एजुकेशन स्कीम में मैंने देखा है कि एक डाटा सिस्टम और रिस्क से रिलेटेड भी एक पेपर ऐड हुआ है, तो क्या इसका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक है? ये किस तरह का पेपर है? टेक्नोलॉजी? देखें, 2-3 चीज़ें आप ज़रा अगर आप स्कीम को देखें, फ्रेंकली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व है, आईकैप से ज़्यादा अच्छा सिस्टम कहीं नहीं है। रीज़न बीइंग कि हम
कैफ की स्टेज तक आपको सिलेबस से लेके आते हैं, लर्निंग करवा रहे हैं जैसे जैसे जो सिलेबस, जैसे ही आप फाइनल में पहुंचते हैं तो हम ओपन बुक स्कीम के ऊपर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिक इम्प्लीकेशन, आपने जो किताब रखनी है रख ले यार, ये क्वेश्चन आ गया ना, अब इसको अप्लाई करें। तो ये ओपन बुक स्कीम अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में स्टार्ट हुई और आज मेजॉरिटी पेपर ओपन बुक हो चुके हैं। अगली स्टेज जो अब नई स्कीम में लॉन्च की आपने देखी होगी, तो हम केस स्टडी की तरफ जा रहे हैं, यानी हम उसको एक पूरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देना चाहते हैं जिसको वो सॉल्व करके लेके आए। ये हमारी क्वालिफिकेशन को क्यों प्रीमियम क्वालिफिकेशन कहा जाता है? हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, 7 आर्टिकल में सीख रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, और जिस दिन आर्टिकल ख़त्म होते हैं उस दिन मैं ट्रेंड होता हूँ जॉब में बैठने के लिए। मेरे उस वक्त तक इंडस्ट्री के अंदर जितने मैंने ऑडिट किए हैं, जो मेरे क्लाइंट रहे हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट बन चुके हैं, मेजॉरिटी को जॉब भी ऑफर हो चुकी होती है पहले, वो सारी चीज़ें होती है। यानी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सक्सेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो टेक्नोलॉजी की आपके बात की, तो हम अगर टेक्नोलॉजी के, अभी मैं दूसरे फेज़ की तरफ आ रहा हूँ, हमने बच्चों को इस वक्त हम प्रैक्टिकल ऑडिट को भी कंप्यूटराइज की तरह सॉफ्टवेयर्स के ऑडिट करवाने जा रहे हैं कि जैसे ही वो बच्चा आएगा ऑडिट कर रहा होगा तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑडिट करेगा। बड़ी फर्म्स तो बहुत देर से कर रही हैं, लेकिन हम इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर तमाम स्मॉल प्रैक्टिसेस को भी इनकरेज कर रहे हैं कि आप ऑडिट सॉफ्टवेयर लें और ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडिट करना शुरू करें। तो वहाँ पे भी वो चीज़ें आ रही हैं। वो एग्जामिनेशन के अंदर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लेके आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमने कुछ पेपर मैंडेटरी करने शुरू कर दिए हैं कि आप देंगे ही कंप्यूटर, आप टैक्स का पेपर है या वो पेपर है, तो ये सारे तो आईटी के साथ हम बच्चे को पहले दिन से फेमिलियर कर रहे हैं कि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये उसे बताना चाह रहे हैं कि इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसके अंदर चल रहा है। और ये जो डेटा एनालिटिक, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फ्यूचर के प्रोग्राम आ रहे हैं। अगर आप देखें तो एनालिटिकल एनालिसिस और ये जितनी ये डेटा एनालिटिक्स आ रहा है, आपका बिग डाटा की मैनेजमेंट आ रही है, ये सारे फ्यूचर के वो चीज़ें हैं जो आप किसी दौर के, अगर मैंने जब अकाउंट शुरू किए थे तो आपने तो शायद नहीं देखे होंगे, तो मैंने तो वो रिंग वाले फोल्डर्स में लेजर्स, हाथ से लिखे हुए लेजर्स, और वो खोल के वहाँ से शुरू किया। आज तो वो नहीं है, आज तो सारा कुछ आईटी सॉफ्टवेयर जो है वो कर रही है। कल जो होगा, ये जो आम प्रोसेसेस हैं ऑडिट के, ये सिस्टम खुद करेगा। आपके तो एनालिसिस और वो जो सारी टेक्निक्स होंगी जो आईटी की, उसके अंदर जाना है, और मुझे अपने अकाउंटेंट को उसके लिए प्रिपेयर्ड करना है कि वो उसके लिए होगा। तो हमारा अकाउंटेंट इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के टूल्स अवेलेबल होंगे उनको हम हैंड्स ऑन कोर्सेज में साथ साथ करवा रहे हैं। ये नहीं सिर्फ कर रहे हैं कि ये सिर्फ कोई पढ़ा रहे हैं या वो चीज़ कर रहे हैं। इस नई स्कीम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके हैंड्स ऑन कोर्सेज भी मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों के। इवन हमारी यहाँ तक डिबेट हो रही है कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे पढ़ाएं या फलां टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लेके चले या फलां। तो हमारी इस सारी चीज़ों को देख के, टाइम को देख के, और वो सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं, तो आपको सिलेबस के अंदर भी ये नज़र आएंगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी नजर आएंगी, एजुकेशन में भी नजर आएंगी, एग्जामिनेशन में भी। मतलब मैं आज हर बच्चे को कहता हूँ, यानी एक नेगेटिव पार्ट हो रहा है फ्रैंकली, वो हो रहा है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि अब आप पेन पेंसिल को भूल जाएं और अपनी दोस्ती जो है वो कीबोर्ड से करना शुरू कर दें, क्योंकि आज लिखने के लिए नहीं, आज जो टाइम आ गया है फ्रैंकली, अब जो है वो कंप्यूटर का टाइम। आपने जो भी काम करना, मतलब मैं प्रैक्टिकली, मुझे लगता है कि सिवाय साइन करने के वो कुछ नहीं करता, और साइन भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। इवन चेकबुक बैंक अप्रूव करना है, आपने ठक बटन दबाना है और आपका चेक निकल जाता है। आपने इनवॉइस इशू करनी है तो ठक बटन दबाना है तो आपको हो जाता है। तो हम तो हर चीज़, यानी हमारे ऑफिस में आज कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर हम हाथ से साइन नहीं करते, हमारे सिस्टम बेस आता है, ठक मैंने बटन दबाना है, वो मेरे यूं ठक वो उसने स्कैन किए हुए साइन है वो वहाँ डाल देता है और वो भेज देता है। तो हम तो आज लिखने से ख़त्म हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आज की ज़रूरत है हर बच्चे को सीखने में। आपको फ्रैंकली अगर मैं आपकी जगह किसी कॉलेज में हूँ तो मैं अपने बच्चे को कहूँगा मैं तो तुम्हें उस दिन रखूँगा जिस दिन तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पास होगा, जिस दिन तुम क्लास में बैठे होगे और नोट्स जो है वो लैपटॉप में बना रहे होगे। इवन मैं अपने बेटे को, मैं आपको फ्रैंकली प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, उसे 10th ग्रेड के बाद मैंने उसे कहा कि कंप्यूटर पे टाइपिंग टाइपिस्ट की तरह करना सीखो, टाइपिस्ट की तरह के। ये क्यों? मैंने कहा जो तुमने जब एग्जाम देने हैं ना तो तुमने 3 घंटे का थ्योरी का पेपर लिखना है कंप्यूटर उसके ऊपर, तो तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी राइटिंग से ज़्यादा स्पीड में टाइपिंग होनी चाहिए। पहले जैसे हम राइटिंग स्पीड की बात करते थे तो आज हम टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं। तो आप अपने बच्चों को फ्रेंकली आई विल रिक्वेस्ट कि उनको कहें कि भाई
कंप्यूटर पे बैठना शुरू करो, जो करना है अब लाइफ है। अनफॉर्चुनेटली अब आप टेक्नोलॉजी के एरा में हैं, अब आपने यही करना है, तो ये सारी चीज़ें करें। जी सर, आप मैं तो इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ कि आप काउंसिल में हैं और आप हमारे इंस्टीट्यूशन को कहाँ तक लेके जा रहे हैं और कहाँ तक सोच रहे हैं। तो जो बात आप अपने अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, आप तो वही सब चीज़ें आई कि आपके सारे बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं। काउंसिल में रहते हुए आप लोग जिस तरह से स्कीम की बात कर रहे हैं, हम जिस तरह से उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो मैं तो ये देख रहा हूँ और मुझे आपके लहजे में और आपकी गुफ्तगू में ये फील हो रहा है कि ये सब कुछ इंशाल्लाह आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं, उसी तरह ही आप IKF के बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हम तमाम लोगों को एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, बच्चे वो नहीं है जो मेरे बेटा है या बेटी है, बच्चे वो है जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन। मैं तो इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ कि देखें, ये सारे ही मेरे बच्चे हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार ये ऑब्वियसली अगर मेरा फ्यूचर किस चीज़ से है, मेरा फ्यूचर मेरी अगली जनरेशन से। तो और ख़ास तौर पे जो CA के बच्चे हैं, वो तो शायद अगर मैं काउंसिल में हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कुछ किसी पे कोई एहसान नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करूँगा। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कोई प्रेज़ करें या मुझे कोई मेडल दे दें या कोई चीज़ कर दें। नो, इट इज़ माय ड्यूटी। अगर मैंने ऑप्ट किया है काउंसिल में जाना, तो मैंने किस चीज़ के लिए ऑप्ट किया है? क्या मैंने वहाँ काउंसिल मेंबर लिखवाने के लिए ऑप्ट किया है? मैंने आपको आके बताना है कि मैं काउंसिल में अब ज़रा इलेक्ट हो गया हूँ, तो आप ज़रा एहतियात से मेरे से बात करें। लो, इट्स माई, ये तो जिम्मेदारी है ना। अगर मैं यानी अगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, जब जो लोग इलेक्ट हो जाते हैं वो सेल्फ सोचते हैं। जिस दिन वो कंट्री का सोचने लग जाएंगे तो हमारे पास हर चीज़ है। हम किसी दुनिया के एडवांस मुल्क से बहुत आगे हैं। आप घूमे फिरे होंगे, आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ देखेंगे, किसी के वेदर के मसाइल हैं, किसी के यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के मसाइल हैं, किसी के अंदर लोगों के मसाइल हैं, किसी की पॉपुलेशन के मसाइल हैं। हमारे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम अंडर डेवलप्ड हैं। तो हमें सिर्फ अपने रवैयों को देखने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को देखने। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और वही बात है कि आप जिस पॉइंट पर हैं, आपने तो अपने आप की अपनी हद तक ही मैक्सिमम करना है, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अपनी जनरेशन के लिए भी। नहीं, इसको तो मैं इसके ऊपर और भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें एक चीज़ और भी छोड़ देनी चाहिए एज अ नेशन। दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देना चाहिए यार। अपने आप को पहले देख के अपने आप को ठीक करना शुरू कर देना चाहिए। यानी हम ना यूज टू हो गए हैं। यानी मैं कहूँगा कि जनाब आप तो ये नहीं हो रहा, फ़लाँ ये नहीं कर रहा और फ़लाँ ये नहीं कर रहा, तो शायद मैं उसके अंदर ये भी बोल रहा हूँ कि मेरी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं कितनी पूरी कर रहा हूँ, तो शायद मैं वो भी पूरी नहीं कर रहा। तो जब मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा तो शायद हर सिस्टम ठीक होता जाएगा और कहीं ना कहीं हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर फ्रेंकली हम अनपढ़ लोग हैं, सब लोग। यानी हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारी मेजॉरिटी को पढ़ने नहीं दिया गया, ग्रूम नहीं होने दिया गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होने दी गई। क्योंकि जब ये पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए शायद इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमें अनएजुकेट रखा जा रहा है। और हमारी ये डिग्रियों को एजुकेशन नहीं मानता। ये पढ़ाई FA BA MA प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, जो पैसे लेके डिग्रियां बांट रहे हैं, लोगों को नॉलेज कुछ नहीं है, स्किल्स कोई नहीं है। यानी आज तो स्किल्स का टाइम है, अंडरस्टैंडिंग का टाइम है। अगर वो चीज़ें ठीक होती तो हम बहुत आगे निकल चुके होते लोगों की डिसीजन मेकिंग। मुझे लोगों के कैलिबर पर भी कोई इशू नहीं फ्रैंकली। ये इसी में ही अरफा करीम जैसे बच्चे भी हमारी ही जनरेशन के बच्चे हैं। कोई भी फील्ड उठा लें यार, मतलब एथलीट उठा लें, हमारे अकाउंटेंट्स को उठा लें, आप किसी फील्ड के लोग उठाएंगे आपको इतने अच्छे लोग नजर आएंगे कि तो वो इसी सोसाइटी के लोग हैं, यहीं से ग्रूम हुए हैं, यहीं से बने हैं। तो क्या मसला है? इसका मतलब है कि ये मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर लाइन पे लाने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो अभी अपने ही बच्चों पे रहें, CA के बच्चों के ऊपर रहें, और उनको अगर हम ठीक कर लें और वो सारी मुझे ये लगता है बाज़ वक़्त इवन एक फील्ड कॉम को ठीक कर देगा। अगर मैं अकाउंटेंट्स ही अच्छे क्रिएट कर दूं जो एथिकल हों, नॉलेजेबल हों, तो आपको पता है कि कितने लोग हम क्रिएट करके कहाँ पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। पाकिस्तान को भी वो ठीक कर सकते हैं, बाहर जाके भी ठीक करेंगे। यानी अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाता है तो फ्रेंकली वो भी रिस्पेक्ट, आप कह लें पाकिस्तान की ही इज्जत है ना कि पाकिस्तानी बाहर जाके सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर। और अगर वो यहाँ रह रहा है और यहाँ काम कर रहा है तो वो भी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव। तो दोनों साइडें जो है वो अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें। ये सिस्टम को और चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अपना काम ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। हर आदमी को अपना काम ठीक करता रहे तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हर बात जो आपने कही
मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये सारे स्टूडेंट्स, हमारी अगली जनरेशन इसको सुने और देखे कि किस पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं, आप अपनी जनरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, काउंसिल को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज सब लोगों तक पहुँचे, ताकि वो लोग भी आप लोग आपको देखें और आपसे कुछ सीखें। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी स्टूडेंट्स, मैंने तो आज की डिस्कशन से यही देखा है कि एक बंदा है, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, निकलता है घर से बाहर, मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता है, काम करता रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, हार्डवर्क रहता है, अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, उसको नवाज देता है। उसके बाद भी वो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क नहीं छोड़ता और एक स्टेप अगले पे जाता है और फिर सोचता है कि अच्छा, मैंने तो अपने लिए सब कुछ बना लिया है, अब इस प्रोफेशन के लिए कुछ करना है। काउंसिल को ज्वाइन करता है और काउंसिल में रहकर बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए मजीद काम कर रहा है और आगे काम करने के लिए भी कमिटेड है। ये हमारे प्रोफेशन के मोती हैं, हीरे हैं, जो जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है और ख़ुद भी इंशाल्लाह हमने डेवलप होकर ऐसे ही बनना है इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।